नमस्कार दोस्तों। आज हमारे द्वारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को पूरा पढ़ा जाएगा। सबसे पहले एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि इसे एक जिम्मेदारी के रूप में पढ़ना। जिम्मेदारी में क्यों पढ़ना? क्योंकि हमने जो पर्यावरण का हाल किया है, देखो ये प्रकृति है, प्रकृति में जीव सभी रहते हैं, लेकिन मानव ने क्या किया कि प्रकृति में आपने जो नेचुरल प्रकृति को देखा होगा वो आपने देखा होगा फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर। अब मानव ने क्या किया कि अपना एक अलग से एनवायरनमेंट बनाया। हमने रोड्स बनाए, हमने पार्क बनाए, हमने ब्रिजेस बनाए, हमने बिल्डिंग्स बनाई। और इसके कारण क्या हुआ कि हमने प्रकृति की चीजों को काटना शुरू किया, पेड़ों को काटना शुरू किया अगर बिल्डिंग बनानी है, प्रकृति को साफ करना शुरू किया। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि आप जैसे किसी फॉरेस्ट को देखिए और वहां पर कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, उस इलाके को देखिए, किसी सिटी के अंदर देखिए, सिटी के अंदर आपको फील होगा कि ये पूरा मैन मेड एनवायरनमेंट है, और फॉरेस्ट के अंदर हमें कैसा फील होगा कि प्रकृति खुद वास्तविकता में कैसी है। क्योंकि प्रकृति ने सबसे ज्यादा ताकत मनुष्य को दी थी, इसलिए मनुष्य खुद को प्रकृति से भी ज्यादा ताकतवर मानने लग गया। और इसी के कारण हमने प्रकृति का जो हास किया है, उसी की वजह से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस प्रकृति को बचा ले, नहीं तो ये जो विनाश की लीला मनुष्य ने प्रारंभ की है, अंत में मनुष्य एक दिन इसका खुद शिकार होने वाला है। प्रकृति तो सामंजस्य बैठा लेगी, प्रकृति अपने आप में अद्भुत है, हर चीजों का समायोजन करने में। सबसे बड़ा मेन डिजास्टर का मैं एग्जांपल आपको सुनाना चाहूंगा, यह है अराल सागर। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर पड़ता है ये अराल सागर में। आप एक चीज देखो कि पहले यहाँ पर आपको इस रेगिस्तान दिख रहा है ना, इस रेगिस्तान में जहाज क्या कर रहे हैं? यहाँ पहले पूरा एक समुद्र हुआ करता था, और वो समुद्र धीरे धीरे हमारे कुप्रबंधन के कारण, हमारे मिसमैनेजमेंट के कारण सूख गया, और इसे अब नासा ने विलुप्त घोषित कर दिया है कि भैया ये जो सागर था ये पूरा विलुप्त हो चुका है। 1985 में स्पेस से ली गई फोटो, आप सोचो कितना बड़ा सागर था ये। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सागर हुआ करता था, महासागर नहीं, सागर, चौथा और सबसे बड़ा सागर, ठीक है। अराल सागर इसका नाम था। क्या था? अराल सी, अराल सागर इसका नाम हुआ करता था। अब इस पूरे अराल सागर को हमने क्या हालत करी, ये 1985 में ली गई फोटो है इसकी स्पेस से, और वर्तमान में इसकी हालात ये देखो आप। मात्र 30 सालों में हमने इसका क्या हश्र कर दिया। पूरा अराल सागर आज पृथ्वी से विलुप्त हो चुका है। नासा ने इसे मेन मेड डिजास्टर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताया, और इसी से आप समझ सकते हो कि हमारे द्वारा कितना खिलवाड़ किया गया है, हमने प्रकृति के क्या हालात कर दिए हैं। और इसी का एग्जाम्पल देना चाहूंगा, ये तो मैंने बोला कि प्रकृति के एनवायरनमेंट की, लेकिन प्रकृति ने बहुत सारे जीवों को बनाया है, हर स्पीशीज को बनाया है, और हम मानव ये नहीं समझ पाता कि वो भी उन्हीं स्पीशीज का एक पार्ट है। अगर आज जंगल में शेर नहीं रहेगा तो हिरण की संख्या बढ़ेगी, हिरण की संख्या बढ़ेगी तो वो घास और इनको सारा खत्म कर देगा, पेड़ पौधों को। तो हम शेर को मार देते हैं क्योंकि हमें डायरेक्टली लगता है शेर हमारे बेनिफिट का नहीं है, शेर से हमें कई बार जनहानि हो जाती है, लेकिन उसका पूरा प्रभाव किस पे पड़ता है? हमारी जो फूड साइकिल है, हमारी जो खाद्य श्रृंखला है, वो समाप्त हो जाती है। खाद्य श्रृंखला में आप जाके आगे पढ़ोगे डोमिनो इफेक्ट, कि खाद्य श्रृंखला में एक का भी असंतुलन सारे के सारे अन्य जीवों को प्रभावित करेगा। अब देखो तीसरी चीज, हमारे द्वारा क्या क्या हश्र किया गया है। उस समय के सोकाल्ड जो राजा महाराजा होते थे, अंग्रेजों को खुश करने के लिए टाइगर्स का शिकार किया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा भी ये काम किया जाता था। आप देखो इस फोटो में कितने सारे टाइगर्स को इन लोगों ने मारकर अपने पैरों के नीचे पटक रखा है। इतना निर्दयी और इतना क्रूएल है मानव। ये क्या करते थे, टाइगर को 2-2 दिन तक भूखा दौड़ाया जाता था, हाथी को उसके पीछे छोड़ा के, कई बार उसको जाल में उसके ऊपर जाल में फंसा के वो 2 दिन तक जब तड़पता रहता फिर जाल को हटा दिया जाता था, और उसके बाद उसको दौड़ा के और तब गोली मार के उसको मारते थे, और फिर दिखाते थे कि हम कितने बहादुर हैं, हम कितने ताकतवर हैं। अरे भाई खुले जंगल में मिल लो एक बार उससे, वो बता देगा तुम्हें उसके पास कितनी ताकत है और तुम्हारी औकात कितनी है। लेकिन अंग्रेजों को खुश करने के लिए, या फिर कई अंग्रेज खुद भी, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में 4000 से ज्यादा बाघों की हत्या हो गई है, जबकि 2022 की बाघ गणना के अनुसार वर्तमान में भारत में बाघ कितने हैं? 3167 बाघ बचे हैं मात्र। तो हमने प्रकृति के अन्य जीवों के साथ खिलवाड़ किया, हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, और उसी का परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। चारों ओर एग्जाम्पल दिखते हैं ना हमें, आए दिन आ रहा फ्लड, जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा है। आए दिन पड़ता सूखा,
ये अचानक बदलता मौसम, बढ़ता जल स्तर, बढ़ता पोल्यूशन, बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। आप गर्मी में परेशान होते हो, इतनी अधिक गर्मी क्यों पड़ रही है? घर के अंदर आप एसी लगाते हो, कभी एसी के पीछे जाके खड़े हो ना, रियल पता चलेगा कि तुम एनवायरनमेंट को क्या दे रहे हो। और इसी के कारण ये सब्जेक्ट पढ़ना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। और जिम्मेदारी की बात करूं तो पहले आप इस सिलेबस को पढ़ो कि इसको आपको स्टडी कैसे करना है। देखो, एनवायरनमेंट ऐसा सब्जेक्ट है, इसको हर सब्जेक्ट का विद्यार्थी अलग अलग तरीके से पढ़ता है। ये एक तरीके का पूरा साइंस है। ज्योग्राफी वाला व्यक्ति एनवायरनमेंट को अलग तरीके से पढ़ेगा, एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो इसको अलग तरीके से पढ़ेगा। लेकिन आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसको एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए या इसको बचाने के लिए जो जो प्रयास किए जा रहे हैं ना, उनका मैनेजमेंट कैसे हो। और मैनेजमेंट का पता कैसे चलता है? जब पता हो कि भैया मिसमैनेजमेंट कहां हो रहा है। और मिसमैनेजमेंट का पता कैसे चलेगा? जब हमें पता रहे चीजों के बारे में सामान्य जानकारी कि हम अफेक्ट कैसे कर रहे हैं वातावरण को, और वातावरण फिर हमें उल्टा कैसे अफेक्ट कर रहा है। आप प्रदूषण फैला के वातावरण को तो खराब कर दिया, लेकिन वही प्रदूषण आपके शरीर में बीमारियां पैदा करेगा। मैंने कहा ना, प्रकृति कभी भी अपना उधार नहीं रखती। आप जैसा उसके साथ करोगे वो वैसे के वैसे ही आपके साथ करेगी। आप पेड़ लगाओगे तो वो ऑक्सीजन देगी, आप धुआं निकालोगे तो आपको धुआं देगी, कार्बन डाइऑक्साइड देगी जो बीमारी पैदा करेगा। पेड़ लगाओगे तो ऑक्सीजन देगी जो आपके स्वास्थ्य के लिए और अच्छा होगा। समझ में आया? अब पहले इसके सिलेबस को पूरा देखते हैं, ठीक है। अब एनवायरनमेंट के सिलेबस की मैं बात करता हूं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की। पर्यावरण में आपके क्या क्या चीज है? ग्लोबल वार्मिंग को हम पूरा पढ़ेंगे। देखो, पर्यावरण होता क्या है? ये मानव है। हमारे आसपास हमें जो कुछ भी चीज दिख रही है ना, पूरा हमारे आसपास जो भी चीज दिख रही है, आप खुद को इस जगह से एक तरीके से पैक कर लो, फिर आपके आसपास जो भी दिख रहा है वो सारा एक किसका पार्ट है? एनवायरनमेंट का। इसलिए इसको पर्यावरण कहा जाता है। परिआवरण, हमारे चारों ओर का आवरण, कि हमारे चारों ओर जो जो चीजें दिख रही है वो सब किस में आएंगी? पर्यावरण में। और हमारे सिलेबस में पर्यावरण के अंदर मेन चीज क्या है? पर्यावरण संकट। क्या क्या संकट आ रखा है? संकट में बात करूं तो पहली चीज है कि धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है लगातार, और ये इसी को हम नाम देते हैं टेम्परेचर के बढ़ने को ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी चीज, टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? बीमारियां क्यों बढ़ रही है? कैंसर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ओजोन गैस का क्षय हो रहा है। तो दूसरा सिलेबस का पार्ट आएगा ओजोन क्षरण। तीसरी चीज हम देखते हैं, ताजमहल है हमारा, जो पहले इतना चमकदार हुआ करता था, धीरे धीरे हमारे पोल्यूशन के कारण आज वो पीला पड़ने लगा है। कारण क्या है कि आप कई सारी गैसेस वगैरह ये सब पोल्यूशन में डालते हो, वो धीरे धीरे जब बादल होते हैं, क्योंकि बादल नीचे ही नीचे के मंडल में होते हैं, मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा, जो बादल होते हैं उनमें फिर वो घुल जाता है बारिश के पानी में, और वही बारिश का पानी फिर एसिडिक हो जाता है, जो चीजों का क्षरण करता है, चीजों का ह्रास करता है। और इसी के कारण तीसरा एग्जाम्पल आता है हमारी अम्ल वर्षा। और ये सारे एनवायरमेंटल क्राइसिस, जो एनवायरमेंटल संकट पैदा हुए हैं, इनसे निपटने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं ना, उनको हम पढ़ेंगे। वो भी हमारे सिलेबस में कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक लेवल पर क्या प्रयास किए गए थे और भारत के लेवल पर क्या प्रयास किए गए थे। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है आपका कौन सा? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी को आप समझने की कोशिश करना कि पारिस्थितिकी होती क्या है। हमारे आसपास जो जैविक और अजैविक घटक है ना, जैसे हम हुए, हमारे आसपास के जो भी अजैविक घटक हुए, जैसे टेम्परेचर हुआ, कोई भी चीज हुई, उनका आपस में रिलेशन क्या है? किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ। तो जैविक, अजैविक घटक और एनवायरनमेंट, इन तीनों का जो आपस में रिलेशन है ना, वो सारा पारिस्थितिकी के अंदर पढ़ा जाएगा। और इसमें क्या क्या चीजें आएंगी वो वहां पे डिटेल में बताऊंगा। इसमें कुछ डेफिनेशंस है। इसमें पिरामिड पढ़े जाएंगे आपके द्वारा, पिरामिड। इसमें चक्रों का अध्ययन किया जाएगा, और इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा? साथ में खाद्य श्रृंखला का। तो एक पार्ट यह है आपके सिलेबस का, बहुत छोटा सा पार्ट है एनवायरनमेंट, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में ये ऐसा संकट है जो हमें डायरेक्टली इतना ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी संकट हमारे सामने आ रहे हैं वो इसी के कारण आ रहे हैं, और वो इन्हीं कृत्यों के कारण हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में तीसरा पार्ट आपका कौन सा आता है? बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। जैव विविधता में आप क्या पढ़ोगे? जैव आरक्षित क्षेत्र कौन से हैं, राष्ट्रीय उपाय, वन्यजीव सेंचुरी, प्रोजेक्ट टाइगर और आर्द्रभूमि। इन 5 चीजों को हमारे द्वारा पढ़ा जाएगा कि प्रकृति में इतने सारे जानवर, इतनी सारी विविधता होना जरूरी है। प्रकृति जितनी ज्यादा विविध होगी ना, प्रकृति उतनी ज्यादा स्वस्थ होगी, और उसमें अन्य जानवरों का शिकार करके, अन्य जानवरों को मार के, अन्य जानवरों को विलुप्ति के कगार पर पहुंचाकर हमने क्या किया? सिटी बनाई, तो पूरा एनवायरनमेंट खुद के लिए रख लिया, बाकी जानवरों को कि तुम पड़े रहो छोटे से जंगल में। और इसी के कारण वो धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर आ गए। तो ये हमारे द्वारा ही पैदा किया गया डिजास्टर है।
तो इसको संभालने के लिए इन जानवरों की जो विलुप्ति है वो हमारे लिए फ्यूचर में संकट क्रिएट कर सकती है। इसलिए कुछ लोग, चंद लोगों में तो दिमाग है ना, वो चंद लोग क्या कर रहे हैं, इनको बचाने के लिए कुछ प्रयास किया जा रहा है। सरकारों की भी यहाँ पर जिम्मेदारी खड़ी हो जाती है और ये सारा आपके सिलेबस का पार्ट बनता है। इसलिए इसी में आपके द्वारा क्या पढ़ा जाएगा, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, अब आ जाओ एक एक चीज। सबसे पहले प्रदूषण क्या होता है सर? प्रदूषण होता है कि कोई भी चीज नेचुरल अवस्था में थी, प्रकृति ने जैसी बनाई थी, उसमें आपने कुछ अशुद्धियां ऐड कर दी, उन्हीं को हम नाम देंगे प्रदूषण। कि जल था, जल जो जंगल में आपको मिलता है एकदम साफ, और जो जल जो आपकी सिटी में आने वाली नहरों में, नालों में आप जो देखते हो, वो क्या हो गया, प्रदूषित, क्योंकि उसमें आपने क्या कर दी, अशुद्धि ऐड। हवा जो जंगल में मिलती है, जो स्वस्थ होती है, जो स्वच्छ होती है, उसमें आपने अपनी अशुद्धि ऐड कर दी। जो आप सिटी की हवा देखते हो एकदम काली, दिल्ली वालों को तो इस चीज को बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं वो लोग। तो ये सारी चीजें किसका पार्ट है, प्रदूषण का। अगर ये वायु में हुआ तो वायु प्रदूषण, अगर ये जल में हुआ तो जल प्रदूषण, अगर ये मृदा में हुआ तो मृदा प्रदूषण। सबसे पहले बात करूंगा मैं वायु प्रदूषण की, सुनना। वायु प्रदूषण, अब वायु प्रदूषण को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे चारों ओर जो भी हमें चीजें दिखती है खुले आसमान के नीचे, उस पूरे में वायु है। अब वायु की विभिन्न परतें हैं, वायु का कितना, कौन सी गैस है उसके अंदर, वो कितनी मात्रा में, पहले समझने की कोशिश करो। तो वायुमंडल का रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन मतलब किस गैस का अनुपात कितना है। ठीक है, तो पहली चीज गैस आएगी हमारी कौन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78% है, लगभग 78.8% या लगभग 78%। ऑक्सीजन कितनी है, लगभग 21% या 20.9%। क्या है, ऑक्सीजन। उसके बाद में आती है 0.93% क्या, आर्गन, और बची हुई है हल्की सी क्या, CO2। तो वायुमंडल का रासायनिक संगठन आपको समझ में आया कि ये चार चीजें हैं वायुमंडल में। ठीक है, कौन कौन सी चार गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये चारों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई। उसके बाद में बात करूंगा कि ठीक है सर, गैस तो ये है, लेकिन परत कौन कौन सी है, हमने क्या नाम दिया है क्या पर्टिकुलर परतों को? हाँ, हमने पर्टिकुलर परतों को नाम दिया है। तो पहली आएगी शोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी वायु मध्यमंडल, चौथी आयन मंडल और पांचवी आएगी बहिर्मंडल। इन पांचों प्लेट्स को आपको पढ़ना है, पांचों परतों को आपको पढ़ना है। अब कौन कौन सी परतें हैं, शोभ मंडल, पृथ्वी में हम जहां रहते हैं ना, हमारे बेस से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो भी वायु की परत देखने को मिलती है ना आपको, वो सब किसका हिस्सा है सर, शोभ मंडल का, याद रखना। और यही शोभ मंडल है जिसमें आपकी मौसमी घटनाएं होती है। क्या होती है, मौसमी घटनाएं, जिसमें अपने बादल बनते हैं जो सबसे पास है। तभी तो हम किसी किले पर जाएं या किसी ऊंचाई पर जाए तो हमें लगता है हम बादलों को छू पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि बादल सबसे नीचे की परत में है, बादल शोभ मंडल में। ये चीज समझ में आया। उसके अलावा हम जो पोल्यूशन कर रहे हैं तो वो हमारे सबसे पास ही तो जमा होगा ना, तो वो भी किसके अंदर आता है, वायु प्रदूषण भी शोभ मंडल में। याद रखना, वायु प्रदूषण कहां आता है, शोभ मंडल में। तो पहला शोभ मंडल आपको अच्छे से समझ में आया। दूसरा मंडल कौन सा आता है हमारे, समताप मंडल। ठीक है, शोभ मंडल से जस्ट ऊपर 12 किलोमीटर तक, तो ये आ गया कि 0 से 12 किलोमीटर तक क्या आ गया, शोभ मंडल। 12 से 50 किलोमीटर तक क्या आएगा, समताप मंडल। तो ये 12 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है। और इसी में 35 किलोमीटर के लगभग की ऊंचाई पर क्या है हमारी, 20 से 30 किलोमीटर मोटी क्या, ओजोन परत। ठीक है, तो ये एक ओजोन परत है इसी पर हमारी, किसके, समताप मंडल पर। और याद रखना, जो भी आपके एरोप्लेन है, आप कभी जाते हो तो वो शोभ मंडल में नहीं उड़ेंगे बादलों के बीच से, क्योंकि उससे उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करने में उनको दिखेगा ही नहीं सामने का रास्ता, इसीलिए वो बादलों के ऊपर उड़ते हैं। वो कौन से मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई। तो समताप मंडल में क्या होता है भैया, एक तो ओजोन परत है, एक हमारे जो वायुयान है वो भी किस में उड़ते हैं, समताप मंडल में। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई। तीसरा मंडल आता है हमारा मध्य मंडल, कि एरोप्लेन के उड़ने के ऊपर कौन सा मंडल है सर, कौन सी परत है। तो वो परत ऐसी है, जब पृथ्वी पर आपके उल्का पिंड गिरते हैं ना, तो उन उल्का पिंडों को पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, नहीं तो वो सारे गिर गिर के पृथ्वी पर जीवन को तबाह कर देंगे। तो प्रकृति हमारी रक्षा करती है किसके द्वारा, मध्य मंडल के द्वारा। और इसी मध्य मंडल में उल्का पिंड जो हमारे गिरते हैं उनका घर्षण हो जाता है और वहीं जलकर वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये मध्य मंडल हो गया। उसके बाद आता है आयन मंडल। आयन मंडल में हमारे क्या होता है, जो भी सैटेलाइट्स हम लगाते हैं, जो भी कंप्यूटर टीवी नेटवर्क पे आप चीजें देखते हो, वो किसके कारण आ पा रही है, क्योंकि ऊपर कुछ सैटेलाइट्स घूम रही है, वो हर जगह की इंफॉर्मेशन आपको दे देती है। वहां पर
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स घूमती है जो आपको मैप दिखाती है हर जगह का, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर हम जो सैटेलाइट घुमाते हैं वो आयन मंडल में आती है और सबसे अंत का मंडल आता है 320 से 700 किलोमीटर तक का, कौन सा बच्चों, बहिर्मंडल। तो ये वाली विभिन्न परतें आपके समझ में आई। मैंने एक चीज तो आपको बताई कि वायुमंडल में गैस कौन सी है। अब गैस है तो अलग अलग कुछ परतों का नाम भी दिया होगा, उन परतों को भी हमने एक एक करके स्टडी करा। तीसरी चीज क्या है कि सर ठीक है ये सारी चीजें तो वायुमंडल का संगठन बता दिया, लेकिन इस रासायनिक संगठन में आप जो परिवर्तन कर देते हो ना अपने द्वारा अशुद्धि ऐड करके, इंडस्ट्री से आप धुआं निकाल रहे हो धड़ाधड़, ठीक है, उधर आप अपने व्हीकल से, अपने जो यातायात के साधन है उनसे जो धुआं निकल रहा है, इन सब चीजों के कारण वायु तो प्रदूषित होगी। अब वायु प्रदूषण में उनमें धुएं में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है, तो उसके लिए उस प्रदूषण को नापने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या लागू किया, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, NAQI, जिसको आप क्या बोलते हो, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स या NAQI। NAQI में कितने प्रदूषक होते हैं सर, 8 प्रदूषक होते हैं। कितने होते हैं, 8। इन 8 का नाम आपको याद रखना है। देखो मैं 3 चीजें आपको याद कराऊंगा। एक तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, एक ओजोन गैस का क्षरण करने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, और एक क्या है कि पोल्यूशन किन किन 8 जो इंडेक्स है NAQI उसमें कौन कौन से 8 पोल्यूट्स का नाम लिया गया, कौन कौन से 8 प्रदूषकों का नाम लिया गया है, वो भी आपको याद रखना। तो वो 8 प्रदूषक कौन से, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इन 8 प्रदूषकों में से निम्न में से कौन सा नहीं है। तो पहला है PM10, पार्टिकुलेट मीटर 10, PM2.5, फिर है नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ गई, ओजोन आ गई, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक है लेड है, एक अमोनिया। क्या क्या, PM10, PM2.5, NO2, ओजोन, PM10, PM2.5, NO2, ओजोन, PM10, PM2.5, NO2, ओजोन, 4 तो ये याद रखनी है। एक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड और अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, अमोनिया, ये 8 नाम आपको रटे हुए होने चाहिए। तो ये वाला पूरा पोर्शन आपको अच्छे से क्लियर हुआ। चलें आगे बढ़े, ठीक है बढ़ो। उसके बाद समझने की कोशिश करना जैव आवर्धन। अब वायु प्रदूषण में एक टर्म आएगी जैव आवर्धन। पहले जैव आवर्धन क्या है वायु प्रदूषण के बाद, अब इस चीज को समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसे प्रदूषक हैं ये जिनका ना अपघटन नहीं होता, प्रकृति ने। अब देखो ये सारे कॉन्सेप्ट को बताने से पहले ना मैं एनवायरनमेंट के 2 मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूंगा। एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट है ना ये 2 चीजों पर चलती है, यूज और रिप्लेनिश। इसी से इन 2 कॉन्सेप्ट से मैं पूरी एनवायरनमेंट सब्जेक्ट को खत्म कर सकता हूं। पूरी एनवायरनमेंट का हर कॉन्सेप्ट इनसे लिंक हो जाएगा। कोई भी एनवायरमेंटल क्राइसिस क्यों आता है सर, क्योंकि प्रकृति ने हमें चीजें दी है, किसके लिए, कि आप उपयोग करो। प्रकृति की मना नहीं है कि तुम लकड़ी मत लो, लेकिन प्रकृति ने बोला कि जिस रेट से मैं रिप्लेनिश कर रही हूं, जिस रेट से मैं अपनी चीजों का पुनर्भरण कर पा रही हूं ना, आप उसी रेट से उपयोग करो सर। अगर आप उससे ज्यादा तेजी से उपभोग करोगे, अगर आप खाना खाने बैठे तो आपकी माँ जिस रेट से रोटी बना रही है उसी से खाओ। और माँ ने बनाई 1 रोटी, आपको चाहिए 5 रोटी, नहीं पड़ेगी ना पार। तो वैसे कि वैसे आप उपयोग की दर बहुत ज्यादा तेज कर देते हो। हमने क्या किया, प्राकृतिक संसाधनों को पिछले 100-150 साल में किस हद तक बर्बाद करके रख दिया। 200 साल पहले नदियां पूरी साफ हुआ करती थी, वायुमंडल पूरा साफ हुआ करता था। आज हालात ऐसे हैं कि वायु में सांस लेने में दम घुटता है और नदी के पानी में आप कूद के नहा नहीं सकते। ये किसके द्वारा पैदा किया, मात्र 200 सालों में हमने पैदा कर दिया। जब ये साइंटिफिक मैन बना, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जब हमारे पास नई नई तकनीक आई, तकनीक आने के साथ हमारा उत्थान नहीं हुआ कि हम मॉडर्न हो गए, नहीं, हमारा पतन हुआ। इसीलिए किसी कवि ने बहुत प्यारी पंक्तियां बोली है, करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप, करता है पशु वर्ग किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। मैं मनुष्य को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूं, परंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूं। क्या पशु वर्ग ने कभी प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ किया है? पशु रहते हैं जंगल में, आप जाके देखो, उन्होंने नेचर को वैसे के वैसे ही रखा है। और हम अपने आप में डेवलप हुए, हम अपने आप में मॉडर्न हुए, तो हमने प्रकृति का सत्यानाश करके रख दिया। हम ट्यूबवेल से पानी निकालते थे, पहले कुएं से पानी निकाला जाता था आराम से, उसके द्वारा हम एक एक बाल्टी करके निकाल जाते ना, उसी रेट से प्रकृति पुनर्भरण कर लेती थी। आज हम ट्यूबवेल का यूज करते हैं, 1 लाख लीटर पानी हम 1 घंटे में निकाल लेते हैं। प्रकृति में इतना पानी अंदर जा कैसे पाएगा? हर घर में आज सिटी में देखो आप बोरवेल होगी, लेकिन पोखर तालाब कुएं हमें कहीं मिलेंगे नहीं। तो वर्षा जल को तो हम मैनेज ही नहीं कर पा रहे। पहले वर्षा जल का जो संग्रहण है वो सामुदायिक स्तर पर किया जाता था, अंग्रेजों ने उसके लिए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बना दिया, अपना PWD जो वाटर डिपार्टमेंट होता है। और कोई सिटी, बाहर की सिटी का आदमी आपके यहाँ पे PWD का ऑफिसर बन के आएगा, उसको क्या लेना देना आपके यहाँ के पोखर बावड़ी तालाब कैसे हैं? और आपने देखा भी होगा जो बावड़ी थे उनके हालात आज कैसे हो चुके हैं। सारी बावड़ियां जर्जर स्थिति में है, सारे तालाब सूख चुके हैं।
क्यों? क्योंकि हम उसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। और जब कुएं, बावड़ी, तालाब इनका में वर्षा जल का संग्रहण करते थे ना, तो धीरे धीरे पानी प्रकृति में रिश्ता था, जमीन में रिश्ता था, और इसी के कारण जमीन का वाटर लेवल बना रहता था। कहा यार, हजारों सालों में, कितने हजार साल बीत गए प्रकृति को, तब से वाटर लेवल की कोई कमी नहीं आई। लेकिन जब से हमने ट्यूबवेल, बोरवेल खोदना शुरू किया, आज बड़े बड़े शहरों में आप जाके देख लो, जमीन के अंदर आपको पानी नहीं दिखेगा। तो वही वाली चीज है। तो हमने रिप्लेनिशमेंट, प्रकृति पुनर्भरण कर पा रही है, उस रेट से ज्यादा उपयोग किया। आप पेड़ काटो, पेड़ की लकड़ी लो, कोई मना नहीं है प्रकृति की। प्रकृति ने ये चीजें आपके लिए बनाई है। लेकिन सर, एक पेड़ कट रहा है तो उतने समय में एक पेड़ लग भी जाना चाहिए। अगर आप 8 पेड़ काट रहे हो तो उस समय में 8 पेड़ लगा दो, कोई बुराई नहीं है। अगर वो 8 पेड़ आप लगा के, केवल लगा के छोड़ना जरूरी नहीं होता, उस पेड़ों को बड़ा करके अगर आप रखने की हिम्मत रखते हो तो काटो 8 पेड़। प्रकृति के संसाधन तो सीमित है ना, और मनुष्य ने क्या किया कि सारे संसाधनों पर स्वयं अधिकार कर लिया। प्रकृति ने जमीन दी थी, प्रकृति के लिए जो टाइगर की औकात है वही मनुष्य की औकात है। लेकिन मनुष्य को थोड़ा ताकतवर बना देने के कारण मनुष्य ने अपनी जो ताकत का मिसयूज किया है, बाकी सब जानवरों को पटक के एक साइड जंगल में पटक दिया और अकेला राजा की तरह शहर में रह रहा है। लेकिन वो प्रकृति है, वो न्याय करना जानती है। आप उसे अपनी बपोती मत समझो, ठीक है? अब इसमें समझने की कोशिश करो। अब क्या होता है कि प्रकृति में, जैसे हम पहले पत्तल धोने का यूज करते थे, ठीक है, उनको प्रकृति के पास उनका अपघटन करने की क्षमता है। कुछ ऐसे जीवाणु कवक होते हैं जो पत्तल दोनों को आप फेंक दो, 15 से 20 दिन में वो सारा गल के मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन हमने यूज करना शुरू कर दिया थर्मोप्लास्टिक का, थर्माकोल का यूज करना शुरू कर दिया, हमने प्लास्टिक का यूज करना शुरू कर दिया। प्रकृति के पास इतनी क्षमता नहीं है कि सर वो प्लास्टिक को उस रेट से गला पाए जिस रेट से आप प्रोडक्शन कर रहे हो। और इसी के कारण हर एनवायरमेंटल क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण है कि रेट ऑफ यूज, रेट ऑफ कंजप्शन, जो हमारे उपभोग की दर है वो प्रकृति के रिप्लेनिशमेंट, प्रकृति के पुनर्भरण की दर से बहुत ज्यादा है। ये चीज आपको समझ में आई? अब इसी में एग्जांपल है एक तरीके से जैव आवर्धन का, जैसे अपना प्लास्टिक होता है वैसे के वैसे ही कुछ ऐसे कार्बनिक प्रदूषक जिनका अपघटन नहीं होता। अब ये अपघटित नहीं हुए, और ये क्या करेंगे, धीरे धीरे आपके फूड साइकिल में एंटर कर जाएंगे, आपकी खाद्य श्रृंखला में एंटर कर जाएंगे, और धीरे धीरे आपको ही अफेक्ट करेंगे। तो जिनका अपघटन नहीं होता और एक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर गए तो प्रत्येक पोषण स्तर पर इनकी डेंसिटी में वृद्धि हो जाती है, इनकी सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है? इसका एग्जाम्पल क्या है, एंडोसल्फन नामक एक रसायन होता है जिसका यूज किया जाता है चाय और कॉफी के बागानों में। वो इनको यूज कर देते हैं, उसके बाद आप जब चाय पीते हो तो आपके पेट में भी जाता है और ये अपघटित नहीं होता, ये आपके शरीर में बीमारियां क्रिएट कर देता है। ये चीज आपको समझ में आई? 2000 इसी ऐसी जैविक आवर्धनों के लिए हमने क्या किया था 2001 में स्वीडन में, ठीक है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, इसमें एक समझौता हुआ था। एक स्टॉकहोम सम्मेलन आप पढ़ोगे 1972 का, वो अलग है, ये अलग है। ये 2001 में हुआ, ये क्या है, समझौता। वो क्या था, सम्मेलन। इसमें 12 कार्बनिक प्रदूषकों को नियंत्रित करने का फैसला लिया गया। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि 2001 में स्वीडन में हुए स्टॉकहोम समझौते में 12 कार्बनिक प्रदूषकों को नियंत्रित करने का फैसला हमारे द्वारा लिया गया। वायु प्रदूषण की बात करूं मैं जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जल जैसे अपनी नेचुरल अवस्था में था, उसमें हमने कुछ अशुद्धियां ऐड कर दी अपने मानवीय क्रियाकलापों के कारण, तो जल प्रदूषित हो गया। अब जल में प्रदूषण को कैसे नापा जाएगा? जैसे वायु प्रदूषण को आप 8 कारकों से नापते हो ना, ऐसे जल प्रदूषण को नापा जाता है जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा अगर आपकी पर्टिकुलर एक मात्रा 9 ppm जो होती है उससे कम है ना, तो वो जल कैसा कहा जाएगा, पोल्यूटेड जल। और वैसे जल में मछलियां नहीं पनप पाएंगी, वो मर जाएंगी। आपने कभी देखा है कि नालों में मछलियां पनप रही हो? नहीं, क्योंकि गंदे पानी में ये पनप ही नहीं सकते। तो जल प्रदूषण क्या है, इसकी जांच कैसे की जाती है? जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से की जाती है, और ये कितने से कम हुआ? अगर 9 ppm से कम हुआ तो ऐसे जल को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रदूषित जल। ये चीज आपके समझ में आई? और डीओ क्या है? जल में घुली ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जलीय जीवों को श्वसन के लिए आवश्यक है, उसको हम क्या नाम देते हैं? डीओ। कि एक मछली है, उसको सांस लेने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो उसी को नाम दिया जाता है डीओ। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? ये क्लियर हुआ जल प्रदूषण का। अब जल प्रदूषण में भी एक टर्म आएगा सुपोषण। जैसे वायु प्रदूषण के बाद हमने जैव आवर्धन पढ़ा था, जल प्रदूषण में एक टर्म आता है सुपोषण। सुपोषण क्या होता है कि हमारे जलीय पारितंत्र में नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये दो पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है ना, तो किसकी वृद्धि होती है? पानी में नील हरित शैवाल की, जो कजी, जो काई हम जिसको बोलते हैं, उसकी वृद्धि हो जाती है, शैवालों की वृद्धि हो जाती है। और शैवाल की वृद्धि होने पर ये क्या करते हैं कि सारी ऑक्सीजन का कंजप्शन खुद कर लेते हैं। उसके बाद जलीय जीवों के लिए ना ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है वाटर में। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस कैसे इनडायरेक्टली उनके श्वसन प्रक्रिया को अफेक्ट कर पा रहे हैं? जैसे हम पोल्यूटेंट हवा में ऐड करते हैं, हम प्रदूषक, हम धुआं निकालते हैं, तो उसी के कारण, उस धुएं के कारण क्या होता है कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही ना, वैसे नाइट्रोजन फास्फोरस अंदर चलने पे सारा यूज कौन कर लेगा? सारी ऑक्सीजन का, शैवाल। और इसी के कारण जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में क्या आ जाएगी? वो कमी। और इसी के कारण क्या होता है? जलीय जीवों को हानि होती है, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या? सुपोषण।
समझ में आया? सुपोषण क्या है, जैव आवर्धन क्या है, जल प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, ये चारों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई। अब समझने की कोशिश करो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट आता है कौन सा बच्चों? ग्रीन हाउस गैसेस का। ग्रीन हाउस गैस क्या है ये समझने की कोशिश करो पहले। ग्रीन हाउस गैस क्या है कि ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के आसपास ना, अर्थ के अंदर कई सारी गैसें हैं ये अंदर, ठीक है, जो हम भी पैदा करते हैं और प्रकृति ने पहले से बना रखी है। अब ये जो सारी गैसेज है ना, इनमें से कई गैस ऐसी है जो उष्मा, जो सूरज से गर्मी आ रही है ना, उसको अवशोषित कर लेती है, उसको वापस नहीं देने जाते। पहले क्या होता था, सूरज से आई, कुछ कुछ अंदर रह गई तो धरती अपनी नॉर्मल स्टेट में आ गई और ज्यादातर गैसेज बाहर, वो सूरज की जो किरणें है ना, वो वापस टकरा कर बाहर चली जाती थी। ये गैसें क्या करती कि सूरज ने कुछ गर्मी भेजी तो उसको कंजप्ट कर लिया, ठीक है, उसका कंजप्शन कर लिया, उसको सोख लिया, और इसी के कारण ओवरऑल क्या होता है, इसी बहुत सारी गैसें हैं तो इसके कारण हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है ना, वो बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाता है। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि ग्रीन हाउस गैसेस के कारण अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ता है उस इफेक्ट को बोला गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा उस टर्म को क्या नाम दिया गया, उस टर्म को नाम दिया गया हमारे द्वारा कौन सा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि होना। और ये शब्द किसने दिया था सर, ये वेली वाकर नामक एक साइंटिस्ट थे, एक पर्यावरणविद थे, उनके द्वारा ये शब्द दिया गया था, क्या, ग्लोबल वार्मिंग। तो समझ में आया, ग्रीन हाउस गैस क्या, ऐसी गैस जो उष्मा को अवशोषित कर लेंगी और इनके कारण जो इफेक्ट होगा, इनके कारण जो इफेक्ट होगा उस इफेक्ट को नाम दिया जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैस होती है, इनके कारण जो अर्थ के टेम्परेचर में वृद्धि होती है, इस पूरे प्रभाव को बोला जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद इसके कारण जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई, इस पूरी चीज को, पृथ्वी के तापमान के बढ़ने को, इस पूरी टर्म को क्या नाम दिया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग शब्द किसने दिया था सर, वेली वाकर ने। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई। अब देखो ग्रीन हाउस गैस में सर आपने ये तो बता दिया कि कुछ ऐसी गैसेज होती है जो उष्मा को अवशोषित कर लेती है सूरज से आने वाली, ठीक है। अब वो गैस कौन कौन सी, इसको समझना। CO2, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, PFC, SF6 और 7वीं ओजोन और 8वीं क्या है, जलवाष्प, ठीक है। ये 8 गैसेस हैं और इन 8 गैसेस का नाम हमें भली भांति याद रखना है। कौन कौन सी, कमीना, पहली चीज, इन तीनों का नाम कैसे, कमीना। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, तीन तो कमीना याद रख लो। तीन फ्लोरिनेटेड गैस हैं, कौन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनको फ्लोरिनेटेड गैस कहा जाता है इन तीनों को, ये भी अलग से याद रखनी है आपको, फ्लोरिनेटेड गैसेस, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और SF6, CFC, PFC, SF6, CFC, PFC और SF6, ये 6 हो गई, ठीक है। 7वीं क्या है, ये प्राकृतिक है, ओजोन और जलवाष्प, ओजोन और जलवाष्प। तो ये 8 गैसेस हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। और ये ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं, अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। अब आगे जाके मैं एक चीज बताऊंगा कि ओजोन गैस हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है, ठीक है। चक्कर क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए ना डेप्थ में थोड़ा एक कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। अर्थ थी, अर्थ पहले एक बर्फ का गोला थी शुरू में, क्योंकि सूरज से जो किरण आती थी ना, वो वापस ऐसे कैसे ही चली जाती थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि अर्थ ने अपने आप को समायोजित किया, अपने आप को जीवन के अनुकूल करने के लिए धीरे धीरे गैसेज का इसमें निर्माण हुआ, वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह हुए, चीजें हुई, उसके कारण अर्थ में गैसेज का निर्माण हुआ और यही गैस धीरे धीरे एक आवरण के रूप में पृथ्वी पर जमा हो गई, ठीक है। तो ये गैस जो जमा हुई है आपके आवरण में, कौन से आवरण में, समताप मंडल में जमा हो गई, ओजोन गैस थी उनमें से एक। और ये ओजोन गैस क्या करती थी कि पृथ्वी से सूर्य पर आने वाली काम की किरणों को तो आपको अंदर चल जाने देती थी और हल्का हल्का प्रकृति को गर्म रखती थी। और इसी के कारण प्रकृति अपनी नेचुरल जो टेम्परेचर है उसमें मेंटेन रहती थी, मतलब कोजी स्टेट में। जैसे बहुत अधिक सर्दी है बाहर तो आपको एक कंबल उड़ा दिया, ठीक है, तो आप अपनी कोजी स्टेट में आ जाते हो ना सर्दी में, कि आराम से एक अनुकूलतम तरीके से आप रह पा रहे हो। लेकिन क्या हो कि ये तो प्रकृति ने अपने आप कर लिया और मानव ने क्या किया, प्रकृति को लाड दिखाने के लिए एक कंबल ओढ़ डाल दिया। आप कभी सो रहे हो, आपने एक कंबल ओढ़ रखा, आपकी माता जी आई कि मेरा बेटा ठंड ना लग जाए, एक कंबल और उड़ा दिया। आपकी बहन आई, उसने एक कंबल उड़ा दिया। आपके दादा आए, उन्होंने एक कंबल उड़ा दिया। दादी आई, उन्होंने एक कंबल, 4-5 कंबल चढ़ा दिए तो आपका दम घुटने लग जाएगा। और वही हमारे साथ हो रहा है, प्रकृति का दम घुटने लग रहा है, क्योंकि एक कंबल प्रकृति ने अपने आप ओजोन गैस का बना रखा था जो समताप मंडल में था। लेकिन समताप मंडल से नीचे मैंने एक मंडल पढ़ाया था आपको, क्षोभ मंडल, और उसी क्षोभ मंडल में हमने क्या किया, बहुत सारी गैसें डाल दी पोल्यूशन कर करके, ठीक है। बहुत सारी गैसों का उत्सर्जन कर करके हमने बहुत सारी गैसें इसमें डाल दी, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख है। और इन गैसेज के आवरण के कारण धीरे धीरे सूरज की जो जितनी पहले जरूरत थी ना ओजोन गैस, उतनी ही अवशोषित करती थी। लेकिन ये अदर गैस नीचे आने के कारण, इसके कारण क्या हुआ
कि पृथ्वी के जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और इसी टर्म को हमने ग्लोबल वार्मिंग नाम दिया। तो ये चीज आपके समझ में आई। अब इसी समताप मंडल में एक ओजोन गैस भी वापस आ जाती है। ओजोन गैस अगर शोभ मंडल में है तो बहुत अच्छी है, इसलिए इस गैस को हम बोलते हैं, सॉरी, समताप मंडल में है अगर ओजोन गैस तो ये बहुत अच्छी है और इसलिए इसको हम बोलते हैं गुड ओजोन। आगे चल के आपको ओजोन गैस पूरा पढ़ाऊंगा, उसमें भी ये चीज बताऊंगा। और नीचे के स्टेट में अगर ये शोभ मंडल में है तो इसको हम बोलेंगे बैड ओजोन, क्योंकि प्रकृति ने जो बना दी ना गुड ओजोन वही बहुत है, उसकी रक्षा कर लो, वही तुम्हारे प्रकृति को समायोजित करने में, प्रकृति को संतुलित रखने में बहुत है। लेकिन तुमने क्या किया, नीचे कार्बन डाइऑक्साइड और ये अन्य गैसें को बना दिया और इसी के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ गया। इसी के कारण ये ओजोन गैस जो है, जो शोभ मंडल के अंदर है, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए हानिकारक हो जाती है साथ में। और इसीलिए ये सारी 8 गैसेज हैं, इनको क्या नाम दिया गया, ग्रीन हाउस गैस। ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। तो इनका भी 8 का नाम आपको याद रखना चाहिए, कमीना, फिर फ्लोरिनेटेड गैसेज जिसमें CFC, PFC और SF6, ठीक है, और उसके बाद में ओजोन और जलवाष्प। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। मेरा ये मानना है एनवायरनमेंट के हर दूसरे पेपर में आपको इनमें से देखने को मिलता है कि निम्न में से कौन ओजोन गैस, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपको अच्छे से समझ में आई, तो ये वाला पूरा पोर्शन क्लियर हुआ। उसके बाद देखो पिछले 100 साल में पृथ्वी का टेम्परेचर कितना, ये एग्जाम के लिए ना मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको डायरेक्ट पूछता है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा। 100 साल में पृथ्वी का टेम्परेचर कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है सर, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में पूछे तो 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड, या कई बार एग्जाम में सीधा लिखा आता है लगभग 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग सेंटीग्रेड के अंदर, तो और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना कि जिस रेट से पृथ्वी का टेम्परेचर, देख लो हमारे द्वारा किया गया डिजास्टर, प्रकृति इतने करोड़ों सालों में कितनी सी हुई कि लगभग प्रकृति का नॉर्मल टेम्परेचर रहा, लेकिन 100 साल के अंदर हमने यार लगभग 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा दिया, लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा दिया। और ये बहुत होता है, इसी के कारण क्या हुआ, ग्लेशियर पिघलने लग गए कुछ कुछ। और उसी के कारण समुद्र का जल कितना बढ़ गया, 6 इंच, लगभग 15 सेंटीमीटर, 1 इंच में होते हैं आपके 2.5 सेंटीमीटर, याद रखना। 15 सेंटीमीटर आपका समुद्र का जल स्तर बढ़ गया। और समुद्र के जल स्तर को बढ़ने को आप हल्का मत मानो, कई ऐसे द्वीप हैं जो आज डूबने की कगार पे आ रहे हैं धीरे धीरे। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर के पिघलने के कारण जो बर्फ के पहाड़ है उनके पिघलने के कारण समुद्र के जल स्तर में तो वृद्धि होगी। हमें पानी चाहिए अपनी जमीन पर, जमीन पर हम पानी बचा नहीं पा रहे और वहां और पानी पिघला रहे हैं, जब समुद्र में पानी की जरूरत नहीं है, वो पानी हमारे किसी यूज का भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई। तो पिछले 100 साल में समुद्री जल स्तर में वृद्धि, ये भी एग्जाम में पूछेगा। ऐसा ही चलता रहा ना, जिस रेट से हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, 2100 के अंत तक, 2000 इस 21वीं सदी के अंत तक क्या टेम्परेचर हो जाएगा, 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है, ठीक है। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है, ठीक है। अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है सर, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट या 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी आपको एक्स्ट्रा याद रखना है कि अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, सामान्य तापमान है, वर्तमान तापमान है, वो कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हमने इसको नहीं रोका 21वीं सदी के अंत तक, तो इसमें 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जितनी इंडस्ट्रियल लग रही है उससे डबल रेट में अब लगना शुरू हुई। तो पिछले 100 साल में तो मात्र हमने कितना बढ़ाया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इन 100 सालों के अंदर हम कितना बढ़ा देंगे, 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होगा, इसीलिए इसे एक सब्जेक्ट के रूप में इंक्लूड किया गया है। नहीं तो प्राचीन काल में आपको ज्यादा ये चीजें पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि उनके धर्मों में, उनके शास्त्रों में, उनके अंदर चीजों के अंदर चीजें पहले ही इंक्लूड होती थी कि प्रकृति के साथ कैसे रहना है। पहले मानव प्रकृति नेचर फ्रेंडली हुआ करता था, आज मानव है ना, जो साइंटिफिक मानव आपका, वो नेचर का सबसे बड़ा एनिमी हो चुका है, प्रकृति का सबसे बड़ा शत्रु हो चुका है। और इसी के कारण आपको जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, महामारी हुई, बड़ी बड़ी बीमारियां हुई, वो देखने को मिलती, क्योंकि भैया प्रकृति अपना उधार नहीं रखती। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई, ऊपर के फैक्ट्स। अब देखो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग, सीधी भाषा में, अपनी भाषा में बोले तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना। टेम्परेचर बढ़ने का कारण मैंने क्या बताया था, कुछ गैसेस थी जो ऊष्मा को अवशोषित करती थी सूरज से आने वाली को। उनमें सबसे ऊपर थी आपकी कमीना में के कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन जो है ना, कार्बन जो निकला वो वाटामर की ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन उत्सर्जन है ना, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है कार्बन का एमिशन, जो हम सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है। अब चक्कर क्या है कि मनुष्य दोराहे पर आके खड़ा हो गया। एक साइड अगर उसे अपनी इकोनॉमी डेवलप करनी है, उसे इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, नहीं तो लोग भूखे मर जाएंगे।
और इंडस्ट्री लगाएगा तो कार्बन उत्सर्जन होगा, और कार्बन उत्सर्जन एक साइड अगर वो कर रहा है तो दूसरे साइड वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसी दोराहे में कैसे सामंजस्य बिठाना है, इसी दोराहे में कैसे डेवलपमेंट करना है, उसी को आप बोलते हैं सतत विकास। सतत विकास क्या होता है कि भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखो, अपना डेवलपमेंट करते हुए भावी पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी जरूरतों को पूरी करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास है, जो आगे चल के आप डेफिनेशन पढ़ोगे। तो पहली चीज समझ में आई, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों है? क्योंकि कार्बन एमिशन के कारण। तो सारी जड़ क्या है? कार्बन एमिशन, अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने की। सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको ठहराया? कार्बन उत्सर्जन को। अब सर कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से देश है जो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं? चक्कर क्या है, ये जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है ना, ये ऐसा टॉपिक है, आज अमेरिका में प्रदूषण हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो भारत को भी अफेक्ट करेगा। समझ में आया? ये सारे विश्व की एक साझा समस्या है। इसी के कारण बताया जाता है कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन कौन करता है? तो मैक्सिमम कार्बन एमिशन होता है चीन में। ये आपको याद रखने है, रट लेना है। उसके बाद यूएसए में। और भारत कितने नंबर पे कार्बन एमिशन कर रहा है सर? 3rd नंबर पे, तृतीय नंबर पे भारत का नंबर है। किसमें? कार्बन उत्सर्जन में या कार्बन एमिशन में। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई। उसके बाद आप देखो प्रति व्यक्ति, ठीक है, पर पर्सन, कई ऐसे देश है जो छोटे हैं, ठीक है, तो ओवरऑल मात्रा में बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो प्रति व्यक्ति कहां पे ज्यादा हो रहा है? पलाऊ और कतर में, ठीक है। ओवरऑल तो ये ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन छोटा सा देश और अपनी औकात के अनुसार बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है। पर पर्सन जितना कंजप्शन करना चाहिए उससे ज्यादा कर रहा है कार्बन का। तो इसी में कौन कौन से देश आते हैं? पलाऊ और कतर। ये पताऊ नहीं है, ध्यान रखना, ये एक कंट्री है पलाऊ, ठीक है, पलाऊ और कतर। ये चीज आपको अच्छे समझ में आई। अब उसके बाद क्या है? आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट नहीं रिपोर्ट, आईपीसीसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिम्मेदार क्षेत्र कौन कौन सा है? पहला ऊर्जा संयंत्र, जो भी आप कोल का यूज करते हो, जो आप कोयले वगैरह इनका यूज करते हो, ठीक है, तो जो जिन चीजों से, पेट्रोल से जो हम एनर्जी निकालते हैं, तो एनर्जी के जितने भी रिसोर्स हुए ना, उन सबसे जो प्रदूषण हो रहा है वो सबसे ज्यादा हो रहा है, उनसे कार्बन एमिशन सबसे ज्यादा होता है। कई मोटरसाइकिल के साइलेंसर के पीछे हाथ लगा के देखना, काला सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कार्बन ही तो है जो काला काला आपको दिख रहा है, उसमें से जो धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। उसके बाद कृषि, वन और भूमि का जो हम उपयोग करते हैं उसके द्वारा प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि इनका जो मिसमैनेजमेंट हमारे द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। खेतों में जो पराली जलती है हरियाणा में, उसका धुआं कहाँ जाता है? दिल्ली में। दिल्ली के लोगों का दम घुटता है जब पराली को लोग जलाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और फिर ट्रैफिक। तो ये 4 चीजें इसके अकॉर्डिंग जिम्मेदार है, किसके अकॉर्डिंग? आईपीसीसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ये चीज आपको क्लियर हुई। उसके बाद अब देखो, ये तो हमारे समझ में आ गया सर कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा खतरा है इस समय। ग्लोबल वार्मिंग किस स्तर पे हो रही है, टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, ऐसा ही होता रहा तो टेम्परेचर 2.5 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा, ये बहुत अधिक है, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन क्या सर ये चीज हमारे सरकार को भी समझ में आ रही है? क्योंकि ओवरऑल शासन तो वही कर रहे हैं और ये चीजों पे नियम बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की भी है। तो क्या क्या नियम बनाए गए हैं, क्या क्या उपाय किए गए हैं वैश्विक लेवल पर? मैंने कहा ना, ये पूरे एक विश्व की समस्या है, ये पूरे वैश्विक समस्या है एक, ठीक है, और सबकी साझा समस्या है। वो इसी के कारण वैश्विक लेवल पर इसको सुलटाने के, इससे सोल्व करने के उपाय किए जा रहे हैं कि इसे कम से कम किया जाए ग्लोबल वार्मिंग को। अब क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, उन एक एक उपायों को हम देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो जो वैश्विक उपाय किए जा रहे हैं, उनमें पहला सा सबसे पहले क्या हुआ था कि 5 जून 1972 को क्या हुआ, वर्ल्ड के जो सभी फेमस लीडर थे ना, 5 जून 1972 को वो सारे एक जगह इकट्ठा हुए, विश्व के सभी देशों के प्रधान इकट्ठा हुए, और तब चिंता की गई कि यार पर्यावरण में दिक्कत आ रही है, आजकल पोल्यूशन बढ़ने लगा है, हल्की फुल्की, उस समय तक इतना भी नहीं बढ़ा था लेकिन बढ़ने लग गया था, तो लोगों को चिंता हो गई। तो इस वजह से सभी लोग आए और क्या किया गया, ये देखो, स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन के अंदर, ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में समिट हुआ। इसका अधिकारी का नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन। और इसमें पर्यावरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट संस्था का गठन होता है, जिसे आप यूएनईपी बोलते हो, जिसे आप यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम बोलते हो, यूएनईपी। इस यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है सर? नैरोबी केन्या के अंदर। कहाँ है? नैरोबी केन्या के अंदर। क्लियर? इस यूएनईपी को जो हमने बनाया, ठीक है, तो मैंने बोला 5 जून 1972 को स्वीडन में एक समझौता होता है, मतलब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक सम्मेलन होता है। 2001 में आपने स्टॉकहोम समझौता पढ़ा था, ठीक है, जिसमें 12 कार्बनिक प्रदूषकों को नियंत्रित करने का फैसला लिया था। और ये क्या चीज है? स्वीडन के स्टॉकहोम में 1972 के अंदर, बहुत साल पहले, 2001 से कितने साल पहले, 1972 में, ये समझो। उसमें क्या किया गया था? यूएनईपी का गठन किया गया था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन किया गया था। एक बहुत बड़ी संस्था जो पर्यावरण के लेवल में सबसे अग्रणी संस्थाओं में आती है ना। और इसका एम क्या था? मानव विकास और पर्यावरण संबंधों को जानना।
कि हम मानव और पर्यावरण के जो रिलेशन है वो कैसे हैं, इतने खराब क्यों हो चुके हैं, आज का जो साइंटिफिक मानव है पर्यावरण का इतना बड़ा दुश्मन क्यों बन चुका है, उसको हम समझेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यूएनईपी का गठन किया। इसका एम मैंने आपको बता दिया। और इसी के कारण चूंकि 5 जून को ये समझौता हुआ था ना, कौन सा, ये 55 नहीं है, ध्यान रखना बच्चों, ये 5 जून है, करेक्ट कर लेना। तो 5 जून को ये जो समझौता हुआ था इसी को बोला गया स्टॉकहोम सम्मेलन, समझौता नहीं सम्मेलन, है ना। और इसी दिन को, इसीलिए तब से हम क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस, कब, 5 जून को। ठीक है, तो 5 जून को हमारे द्वारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। 5 जून 1972 को क्या हुआ था, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसमें विश्व के सभी प्रमुख नेता आए थे। उसी में यूएनईपी का गठन किया गया, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन किया गया। उसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों, नैरोबी केन्या के अंदर है। ठीक है, और इसका एक एम क्या था कि मानव विकास और पर्यावरण संबंधों को हम जान ले भलीभूति। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। 1972 के बाद 1992 में आया, जून 1992 में हम दोबारा इकट्ठा हुए। 20 साल तक हम उस समय यूएनईपी को बना के हट गए, हमने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर 1992 में दोबारा हमें चिंता दिखने लगी जब हमने अंटार्कटिका में देखा कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, क्योंकि वहां ओजोन में छेद हो चुका है। जब बीमारियां बढ़ने लगी, कैंसर जैसी बीमारियां सामने आने लगी, तब हमने जून 1972 में देखा। और ब्राजील का एक शहर है जिसको बोलते हैं रियो डी जेनेरो, क्या, रियो डी जेनेरो। तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में पूरे विश्व के नेता इकट्ठा हुए। इस बार कंप्लीट विश्व के नेता आए थे, इसलिए इसको विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया बोला गया। क्या बोला गया, विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्योंकि ये रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित हुआ था, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, रियो सम्मेलन। ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई दोनों। इसका पूरा नाम क्या था, आधिकारिक नाम जो रखा गया, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। क्लियर, ये चीज समझ में आई। अब इसमें क्या क्या किया जाएगा, इसमें 3 संस्थानों का गठन किया गया मेन तो, UNFCCC। ठीक है, मतलब हमारी जो इसमें देखा गया कि वैश्विक समस्या क्या क्या है, तो समस्या कौन कौन सी आई, एक तो जलवायु का परिवर्तन हो रहा है सर, हमने पूरे पर्यावरण को इफेक्ट करके रख दिया, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसलिए जो हमारा क्लाइमेट है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, वहां परिवर्तन हो रहा है, तो पहला आ गया ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा क्या आया है सर, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, मतलब हमने अन्य जीवों को आज विलुप्ति के कगार पे छोड़ दिया, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, उससे भी नेचर इफेक्ट हो रहा है, दूसरी चीज। तीसरी क्या, हमारे यहाँ पर जो पानी के संसाधन है वो सूखते जा रहे हैं और मरुस्थलीकरण हो रहा है, धीरे धीरे मृदा बंजर होती जा रही है, मृदा रेतीली होती जा रही है और मरुस्थल बढ़ते जा रहे हैं, तो तीसरी समस्या है मरुस्थल। तो तीनों के लिए एक एक संगठन बना दो, तीनों के लिए क्या क्या बनाए गए, एक एक संगठन। तो जलवायु परिवर्तन के लिए जो संगठन बनाया गया उसका नाम रखा गया UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। UNFCCC की क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये चीज आपको समझ में आया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज किसके लिए था, जलवायु परिवर्तन के लिए। दूसरा हमारा कौन सा आता है, UNCBD, यूनाइटेड नेशंस कन्जर्वेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाया हमने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए हमने क्या बनाया, UNCCD, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मतलब कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का मतलब मरुस्थलीकरण को रोकना। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो ये तीनों संस्थान आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वैश्विक लेवल पर क्या क्या उपाय किए गए, तो पहला तो हमने देखा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 1992 में, और स्टॉकहोम सम्मेलन का मेन चीज क्या, यूएनईपी का गठन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन। ठीक है, दूसरा प्रयास क्या किया गया, 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में लोग इकट्ठा होते हैं, इसमें विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन मनाया जाता है, और इसमें 3 संस्थानों का गठन होता है, UNFCCC, UNCBD और UNCCC। क्लियर, UNCCD। ठीक है, और वो मेंस में आपसे पूछता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक लेवल पर क्या क्या उपाय किए गए, तो आप इस सीक्वेंस में इसी तरीके से इनको समझा के लिख दो, तो आपको बहुत अच्छे आंसर मिलेंगे। वो इनसे डायरेक्टली भी आपसे पूछ लेता है कि जो रियो डी प्रीलिम्स से पूछता है रियो डी जेनेरो सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो हम बोलेंगे जून 1992 में। वो पूछ लेता है UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है, तो आप बोलोगे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई, अच्छे से याद हुई, अगली चीजों पर चलता है। तो देखो अपने ये तो समझ में आ गया कि रियो डी जेनेरो सम्मेलन में 3 संस्थानों का गठन किया गया, कौन कौन से, UNFCCC जलवायु परिवर्तन के लिए, ठीक है, UNCBD बायोडाइवर्सिटी के लिए, UNCCD
किसके लिए? मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। अब ये जो UNFCCC है ना, इसके तहत जलवायु परिवर्तन पर हर साल सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है? सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। और ये इसके तहत ना उन सम्मेलनों को हम बोलते हैं कोप। आप अखबार में पढ़ते हो COP 28 आयोजित हुआ, COP 29 वहां आयोजित होगा। कोप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, सम्मेलन है ये, तो हर साल आयोजित किए जाते हैं। कब? COP 1 पहला आयोजित हुआ कब? बर्लिन में 1995 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद COP 3 आयोजित होता है क्योटो में 1997 में। ये जापान की राजधानी क्योटो में आयोजित हुआ था 1997 में। इसलिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, इसका नाम क्या बोला जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्या? क्योटो प्रोटोकॉल। ये परीक्षा में आपके बहुत ज्यादा पूछता है वो। ठीक है, तो इनके सन और इनकी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो वैश्विक सुधार के लिए जो काम किए जा रहे हैं ना, पर्यावरण को सुधारने के लिए वैश्विक लेवल पर, उनके सन। तो एक क्योटो प्रोटोकॉल था, और क्योटो प्रोटोकॉल में क्या कहा इन्होंने कि 6 ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन को मिनिमम करना है। मैंने आपको उस समय पढ़ाई थी 8 ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें मैंने 7वीं और 8वीं चीजें क्या बोली थी? ओजोन, और 8वीं चीज बोली थी मैंने जलवाष्प। 7वीं 8वीं मैंने बोला था ये प्राकृतिक है, ये पहले से है। ठीक है, इनको हटा दो, बाकी ऊपर की 6, जिसमें एक था कमीना, सबसे ऊपर थी कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, कमीना, CFC, PFC और SF6। ये जो 6 ग्रीन हाउस गैस है ना, जहां पे मैंने बोला था कि इनका नाम आपको याद रखना है, उन 6 ग्रीन हाउस गैसेस के उत्पादन को मिनिमम करने की बात कही गई थी। किसमें? क्योटो प्रोटोकॉल में। ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन को कम करने की बात क्यों की गई? क्योंकि ये सम्मेलन किसके लिए? जलवायु परिवर्तन के लिए। वो ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? अंत में ग्लोबल वार्मिंग करती है। ये क्या करती है? उष्मा को अवशोषित करती है, इसलिए इनका उपयोग कम से कम करना है। ठीक है, और सबसे बड़ा कारण इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए कार्बन क्रेडिट की संकल्पना दी गई। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना में आगे जाके आपको समझाऊंगा कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है, एक देश दूसरे को कैसे कार्बन उत्सर्जन की लिमिटेशंस बेच सकता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। और इसी में बोला गया कार्बन क्रेडिट की संकल्पना में कि विकसित देश है ना, विकसित देश, चक्कर क्या हुआ? हर देश कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, पूरे विश्व की ये साझा समस्या है। तो विकासशील देशों ने बोला कि ठीक है, एक ये भी पता है कि हमें एक लिमिटेशन तक कार्बन उत्सर्जन करना होगा, लेकिन आप ज्यादा कर पा रहे हो तो प्रकृति सबकी है, इसलिए सबको कोटा दिया गया कि भाई आप अपने क्षेत्रफल, अपनी जनसंख्या के अकॉर्डिंग इतना कार्बन उत्सर्जन कर सकते हो। अब विकसित देश उससे बहुत ज्यादा रेट में कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी हो गई, उनसे बोला गया कि आप विकासशील देशों को, जिसका मान लो कार्बन उत्सर्जन बहुत कम है लेकिन वो विकासशील देश है, जैसे हमारा भूटान हुआ, बहुत स्वच्छ है, स्वच्छ वातावरण है, स्वच्छ पर्यावरण है, लेकिन उससे डेवलपमेंट इतना नहीं है, तो विकसित देश को जिम्मेदारी दी गई कि आप इनको क्या करो? परियोजना चलाओ, इनके यहाँ पर प्रोजेक्ट कि पूंजी निवेश करो, स्वच्छ प्रौद्योगिकी लाओ इनके यहाँ पे। तो विकसित और विकासशील देश क्या? विकसित देशों के पास भी कार्बन उत्सर्जन की लिमिट है, विकासशील के पास भी है। तो एक कार्बन क्रेडिट मतलब कार्बन को आप खरीद सकते हो, कार्बन उत्सर्जन की लिमिट को, तो आप विकासशील देश को पैसा दे दो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, ताकि उनका डेवलपमेंट होता रहेगा और जो आप एक्स्ट्रा कर रहे हो उसकी भरपाई हो पाएगी। तो ये चीज समझ में आया क्योटो प्रोटोकॉल में क्या क्या चीजें की गई। तो COP 1 आयोजित हुआ था, और क्योटो प्रोटोकॉल किसके तहत आयोजित हुआ? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के तहत। कौन से नंबर का था? तीसरे नंबर का था। कब आयोजित हुआ? 1997 में आयोजित हुआ। कोप किसके तहत आयोजित होते हैं? किस संस्था के अकॉर्डिंग? UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आई। तीसरी चीज आप समझने की कोशिश करो, COP 15 कब आयोजित हुआ था? 2009 में, कोपेनहेगन के अंदर। इतना से याद रखना है, COP 15 कहां पे आयोजित हुआ? 2009 में। और कब कहां पे आयोजित हुआ? कोपेनहेगन में। ठीक है, और कोपेनहेगन सम्मेलन इसको इसलिए बोला जाता है, तो एक तो क्योटो प्रोटोकॉल, एक कोपेनहेगन सम्मेलन, इन दोनों की डेट्स भी आपको याद रखनी है। तीसरा COP 21 मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। ये कब आयोजित हुआ? 2015 में। किसको क्या बोला जाता है? पेरिस समझौता। पेरिस समझौता भी, या पेरिस सम्मेलन भी हम इसको बोलते हैं। किसको? COP 21 को। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है परीक्षा के लिए, वैश्विक ताप वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल से 2100 तक 2% तक सीमित रखना है। कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो हम बढ़ा दे चुके हैं, ठीक है, पृथ्वी का टेम्परेचर, लेकिन वैश्विक ताप वृद्धि है ना, उसको पूर्व औद्योगिक काल से लेके 2100 तक कितना? 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप सीमित रख दो। कितने तक? 2 तक। हालांकि आप 1.5 तक रख सकते हो, लेकिन हमें पता है 1.5 तक रखना अब नामुमकिन है। 8 डिग्री सेंटीग्रेड हम बढ़ा चुके हैं पहले ही, उस रेट से भी हम कंजप्शन करें ना जिससे चल रहा है, उसमें भी हम 2 से ज्यादा, बहुत ज्यादा पार पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसलिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखना है। किसको? वैश्विक ताप वृद्धि को। किससे? पूर्व औद्योगिक काल से, कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब से शुरू हुआ था तब से लेके। ठीक है, ये किसके अंदर बोला गया? पेरिस समझौते के अंदर। और इसी में INDC दी गई। अब INDC क्या है? कि एक रिपोर्ट है, वैश्विक योजना, जिसके तहत सभी सरकारें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उठाए गए इच्छित कदमों के संदर्भ में UNFCCC को जानकारी देगी।
अब पेरिस समझौते देखो, विकसित और विकासशील देशों के ना इस चीज पे लड़ाई हो रही थी। क्या अमेरिका जैसे देश कार्बन एमिशन को कम करने पे मान नहीं रहे थे, वो बोल रहे थे हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, हमारे लोगों के रोजगार बंद हो जाएंगे। तो इस वजह से ऐसी चीजें बोली गई कि दोनों का काम हो, विकासशील देशों को भी पर्यावरण को बचाना है, ऐसा नहीं कि विकसित भी बचाएंगे केवल। तो इस तरीके से एक समझौता किया गया, उसमें बताया गया कि हर सरकार की जिम्मेदारी है कि आप अपनी आईएनडीसी रिपोर्ट किसको दोगे, यूएनएफसीसीसी को। आईएनडीसी रिपोर्ट में क्या होता है कि आपकी सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, क्या क्या प्रतिबद्धताएं आपकी सरकार ने रखी है, वो सारी आईएनडीसी रिपोर्ट के अंदर आता है। ये चीज आपको याद हुई। उसके अलावा लेटेस्ट लास्ट कोप आपका कहाँ आयोजित हुआ था, कोप 28 दुबई के अंदर 2023 में, और इसमें लॉस एंड डैमेज फंड की बात की गई, लॉस एंड डैमेज फंड, और इसका भरपाई कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि आप पर्यावरण के लिए नियम बनाओ, चीजें बनाओ, हल्की फुल्की आपकी इंडस्ट्री से जरूरत पूरी नहीं हो पाएगी, आपके पास पैसे की कमी पड़ेगी, तो जो इस कारण आपका लॉस हो रहा है ना, उसके लिए पैसे मैं दूंगा आने वाले 4 साल तक। तो ये लॉस एंड डैमेज फंड को कौन फंड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक। तो ये चीज क्लियर हुई, किसमें बोला गया था, कोप 28 में। कोप 28 कहाँ आयोजित हुआ था, दुबई के अंदर। कब आयोजित हुआ था, 2023 में। और आने वाला जो कोप हुआ है हमारा लेटेस्ट, कोप 29 कहाँ पे आयोजित हुआ, अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी कौन सी है, बाकू। इसमें आयोजित हुआ है नवंबर 2024 के अंदर। ठीक है, ये चीज समझ में आया। और इसके तहत क्या मनाया गया, अर्थ ओवरशूट डे 2024। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपको अच्छे समझ में आई कि पर्यावरण को बचाने के लिए वैश्विक लेवल पर क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो पहली चीज तो अपन ने देखी थी क्या, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, 1992 का रियो डी जेनेरो सम्मेलन, उसमें 3 संस्थान कौन कौन से, यूएनएफसीसीसी, यूएनसीबीडी, यूएनसीसीडी। इन तीनों संस्थानों का नाम आपको याद हुआ, इन तीनों के कार्य आपको याद हुए। यूएनएफसीसीसी के तहत क्या आयोजित हो जाते हैं, कोप। ठीक है, और ये सारे कोप आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोप 1 बर्लिन में आयोजित हुआ था, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आता है कोप 3, कौन सा, क्योटो का, क्योटो प्रोटोकॉल जिसको आप बोलते हो। ये कब आया था, 1997 के अंदर। और इसमें क्या बोला था, 6 ग्रीन हाउस गैसेज के उत्पादन को आपको मिनिमम करना है, उसके कंजप्शन को मिनिमम करना है। क्यों, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। उसके बाद कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था, कब, 2009 में। इसको बोला गया कोप 15। उसके बाद कोप 21 हुआ, इसको हमने क्या बोला, पेरिस समझौता। और पेरिस समझौते में क्या टारगेट रखा कि प्री इंडस्ट्रियल जो टाइम था ना आपका, उससे लेके सदी के अंत मतलब 2100 तक ओवरऑल टेम्परेचर वृद्धि को कितना लिमिट पे रखना है हमें, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और पॉसिबल हो पाए तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये चीज आपको समझ में आई। और इसी के तहत क्या बोला गया, आईएनडीसी रिपोर्ट दी गई। आईएनडीसी रिपोर्ट कहती है कि हर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ पर जलवायु के परिवर्तन से निपटने के लिए वो क्या क्या क्रियाकलाप कर रही है, क्या क्या कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आपको देनी है। किसको, यूएनएफसीसीसी को, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, यूएनएफसीसीसी। समझ में आया ये सारी चीजें। अब देखो अगला, अब ये तो गए कोप, अब इसी में भारत के प्रयास आ जाएंगे। ठीक है, इसमें 3 चीज आपके बच रही है। एक रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था अपना 1992 वाला, उसमें 3 चीजें और आई थी। क्या क्या आई थी, याद रखना। एक तो हमारा एजेंडा 21, एक रियो डी जेनेरो के बाद 10 साल बाद नेता इकट्ठे हुए थे, रियो प्लस 10 सम्मेलन बोलते हैं उसको, जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र, और उसके बाद होगा रियो प्लस 20। ये 3 और आएगा, ये जस्ट अगली स्लाइड में। लेकिन कोप में क्या हुआ कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2000 जो 26 कोप 26 जो कहाँ आयोजित हुआ था, ग्लासगो में। मैंने बोला ना हर साल आयोजित होता है, तो जो कोप 26 ग्लासगो में आयोजित हुआ था, उसमें भारत ने उस समय पर 5 प्रतिबद्धताएं दी थी कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम 5 पहल कर रहे हैं। इन पहलों को नाम दिया गया हमारे मोदी जी द्वारा पंचामृत पहल, कि हमने इसमें टारगेट रखा है क्या, 2030 तक। कब तक, 2030 तक हम ये 4 चीजें करेंगे, और 2070 में ये काम करेंगे। अब 2030 तक हम क्या करेंगे कि गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा को हम कितना लिमिटेशन कर देंगे, 500 गीगावाट। तो पहली चीज याद रखनी है, गैर जीवाश्म मतलब कोयला, पेट्रोलियम, वो वाला नहीं। दूसरा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो हम 500 गीगावाट उत्पादन करेंगे गैर जीवाश्म ईंधन का। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई, जीवाश्म ईंधनों का यूज नहीं, क्योंकि जीवाश्म ईंधनों से प्रदूषण होता है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, तो ये, और हमने बोला कि 50% ऊर्जा की आवश्यकता है ना, अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करेंगे। अक्षय ऊर्जा कौन सी, सूरज से आने वाली रोशनी है, सौर ऊर्जा है, वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है, खूब यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलने वाली हवा है, जो पवन है, तो पवन ऊर्जा अनलिमिटेड है, खूब यूज करो। तो ये सारी ऊर्जाएं अक्षय ऊर्जा है। तो हमने बोला कि हमारी ऊर्जा की जो 50% आवश्यकता है वो हम अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या बोला हमने, 50% जरूरत है किसके माध्यम से, अक्षय ऊर्जा। तो ऊर्जा की नीड से उसको ऐसे फुलफिल करेंगे हम। ये चीज हमने बोली। इसी के तहत हमने एक प्रोग्राम चलाया जिसको मिशन लाइफ बोला गया, लाइफ फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, ये समझ में आया।
दोनों। उसके अलावा तीसरा टारगेट भारत ने रखा कि कार्बन जो इमिशन हम कर रहे हैं, कार्बन की तीव्रता में हम 2005 के स्तर से कितनी कमी लाएंगे, 45% तक। कितनी कमी, 45% तक कमी लाएंगे कार्बन एमिशन में। तो तीसरा टारगेट आपको याद रखना है 45%। तीनों डाटा परीक्षा में डायरेक्ट स्टेटमेंट के रूप में आपके ना जाए तो ये गारंटी है, ठीक है। आपको याद रखना है, एक तो 500 गीगावाट वाला, एक 50% वाला, एक 45% कमी किसमें, कार्बन तीव्रता में। और हमने बोला कि 2030 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करेंगे। कि जो कार्बन एमिशन हम कर रहे हैं, हमें पता है इसकी वजह से CO2 बढ़ती है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, इसलिए इस कार्बन का एमिशन हम का जो कमी है वो कितनी कटौती कर देंगे हम, 1 बिलियन टन की। कब तक, 2030 तक। 2030 तक। ये चीज आपको समझ में आया। ये भारत ने ये 4 टारगेट 2030 तक बोला कि 1 बिलियन टन की हम सर अभी कटौती कर सकते हैं। उम्मीद ये की जाती है कि आप पूरा कब तक करोगे कि नेट जीरो कार्बन प्रोडक्शन हो, आप बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाल रहे। अब वो कब होगा, हमने टारगेट रखा है कि 2070 तक जो ऊर्जा की सभी नीड है उसमें हम उनको रिप्लेस कर देंगे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, अक्षय ऊर्जा के स्रोत है, इनसे। तो हमने कब तक का टाइम मांगा है, 2070 तक। तो हमने ये चीजें बोली कि 2070 तक हम नेट जीरो, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। अभी हम 1 बिलियन टन की कटौती तो 2030 तक करेंगे, और जीरो प्रोडक्शन हम कब तक कर पाएंगे सर, 2070 तक। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, मेंस में आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, और प्रीलिम्स में तो वो डायरेक्ट पूछेगा स्टेटमेंट देके 4 चीजें डाटा को। तो प्रीलिम्स में डाटा इंपोर्टेंट हो जाता है और मेंस के लिए भी, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये चारों चीजें, 500 गीगावाट, 50% अक्षय ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में 45% की कमी 2005 के लेवल से, उसके अलावा 1 बिलियन टन की कटौती करनी है 2030 तक, और उसके अलावा 2070 तक हमें क्या करना है, नेट जीरो कार्बन प्रोडक्शन करना है। तो ये जलवायु परिवर्तन पर भारत के प्रयास हो गए, ठीक है। उसके अलावा भारत ने दूसरी चीज और करी है कि जलवायु परिवर्तन के लिए अपने यहाँ पर एक नेशनल जलवायु परिवर्तन के लिए नेशनल प्लानिंग फॉर क्लाइमेट चेंज चलाया है, जिसको जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना बोला गया। इसे 2008 में लॉन्च किया गया है, और इसके 8 राष्ट्रीय मिशन है। प्रीलिम्स में आपके काम के नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखे। बाकी आपको इनको अगर मेंस है तो मेंस के लिए आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको लगा सकते हो। 8 राष्ट्रीय मिशन क्या थे जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के। तो भारत के प्रयास हमारे समझ में आ गया। अगर कोई अपन से पूछता है मेंस हो या प्री, तो हम 5 से 6 प्रयास आराम से बता सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के लिए भारत ने क्या क्या किया है, वैश्विक लेवल पर क्या क्या किया गया है। तो वो मैंने आपको बता दिया। एक तो 1972 वाला स्टॉकहोम और 1992 वाला रियो डी जेनेरो। और रियो डी जेनेरो में ये तीनों चीजें थी, UNFCCC, UNCBD और UNCCD। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई। उसके बाद देखो ये तीनों चीजें, उसके बाद में क्या एक्स्ट्रा बचा है, UNFCCC, UNCBD, ये रियो सम्मेलन का ही बात चल रहा है, रियो समिट की। उसमें और क्या क्या आया था, उसमें आया था साथ में एक एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है, रियो सम्मेलन में 1992 में 300 पृष्ठों की एक कार्य योजना बनाई गई। हमने 300 पेजों की एक वर्क प्लानिंग बनाई कि आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमें क्या क्या करना है, और इसी में सतत विकास की अवधारणा दी गई। आगे चल के मैंने पहले ही बता चुका हूँ सतत विकास क्या होता है, कि हमें डेवलपमेंट इस बेसिस पे करना है। हम डेवलपमेंट करते हुए रुक नहीं सकते, क्योंकि हमें विकास तो करना है, लेकिन ऐसे करना है कि वो एनवायरमेंट को अफेक्ट ना करे, वो आने वाली पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए करें, और इसी विकास को हमारे द्वारा बोला जाएगा सतत विकास। तो ये चीज आपको समझ में आया। और इसी के तहत बाद में क्या हुआ, रियो सम्मेलन के 10 साल बाद 2002 में, 1992 में रियो समिट हुआ था ना, उसके 10 साल बाद क्या आएगा, रियो प्लस 10, इसलिए इसका नाम रखा गया। और ये जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के, इसलिए इसको जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र बोला गया। और रियो प्लस 20 कब आयोजित होगा, 1992 में 20 जोड़ लो, ठीक है। तो रियो प्लस 20 बोला गया। ये कहाँ आयोजित हुआ सर, ब्राजील के अंदर आयोजित हुआ, है ना। और इसमें एक दस्तावेज दिया गया, उस दस्तावेज पेश किया गया जिसका नाम था द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट। तो ये समझ में आ गया। तो वैश्विक लेवल पर प्रयास, एक तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 वाला, 1992 वाला कौन सा, रियो डी जेनेरो सम्मेलन, उसमें 3 संस्थान, UNFCCC, UNCBD, UNCCD, 3 तो वो, उसके अलावा एजेंडा 21, 4 चीजें थी। और उसके बाद रियो के 10 साल बाद हम इकट्ठा हुआ, जिसको हमने बोला रियो प्लस 10, जोहान्सबर्ग सम्मेलन 20 साल बाद इकट्ठा हुए, रियो प्लस 20 या ब्राजील सम्मेलन, ठीक है। इसमें कौन सा दस्तावेज दिया गया, द फ्यूचर वी वांट। अब मैंने ये तो बोल दिया कि एजेंडा 21 में हमने सतत विकास की अवधारणा दी थी। सतत विकास को भी आप देख लो, सतत विकास होता क्या है, आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, ये चीज स्टार है, ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना, कि आपका भी काम हो जाए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप कुछ छोड़ दो। ये नहीं सारे जीवाश्म ईंधनों का आप यूज कर लो, उनके लिए कुछ बचे नहीं, सारा पानी आप ही खत्म कर लो, आपने समुद्र सुखा दिए, आने वाली पीढ़ी तो वहां पे रेगिस्तान ही देखेगी ना।
तो वही वाली चीज है। इस तरीके से जो विकास किया जाता है उसी को बोला गया सतत विकास। और ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? वर्टलैंड रिपोर्ट आई थी 1987 में, उसी में बताया गया था सबसे पहले किसको? सतत विकास की अवधारणा को। और इसकी संकल्पना हमने कब ली थी कि हमें ये चीज करनी है? कब ली थी? रियो सम्मेलन में 1992 वाले में। ये चीज आपको क्लियर हुई? इसके तहत क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए कि हमें इस तरीके से विकास करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें 17 लक्ष्य रखे हमने और प्रयोजक कितने रखे? 169। तो 17 लक्ष्य हैं किसके? एसडीजी के। ये आपको ध्यान रखना है। और एसडीजी के 17 लक्ष्य आपके मेंस में बहुत काम आते हैं। हर आंसर राइटिंग में, शिक्षा की बात हुई, हम बोलते हैं कि एसडीजी के इस टारगेट में हमने रखा है कि उन कौन सी चीजें हमारी प्राथमिकता है, कैसे हमें विकास करना, वो सारी चीजें आपको बता। तो इनको 17 को आपको मेंस के टाइम पढ़ना पड़ेगा डिटेल में कि 17 कौन कौन से, केवल इनका नाम पढ़ना है तब। अभी इतना याद रखना है कितने लक्ष्य? मात्र 17 लक्ष्य। तो सतत विकास आपके समझ में आ गया। उसके बाद देखो ओजोन परत। अब एक चीज तो हमने देख ली सर, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस में मैंने बताया था कि एक ओजोन गैस भी थी, कमीना था, फ्लोरिनेटेड गैसें थी जो मैंने बताई थी सीएफसी, पीएफसी और SF6। उसके अलावा ओजोन गैस भी थी। मैंने बोला ये ओजोन गैस प्राकृतिक है, प्रकृति ने अगर इसको समताप मंडल में बना रखा है तो समताप मंडल में बहुत अच्छी है। तो इसको याद रखो, समताप मंडल में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये फेलाइन, समताप मंडल में ओजोन गैस की मोटी परत, कितनी मोटी सर? 20 से 30 किलोमीटर मोटी, जो हानिकारक कौन सी रेज? अल्ट्रावायलेट रेज सी। ये याद रखना है, कौन सी रेज है? अल्ट्रावायलेट रेज सी को धरती पर आने से रोकती है। तो मैंने बोला ना प्रकृति ने अपने लिए एक नेचुरल कंबन बनाया था, वो कौन सा बनाया था? ओजोन परत का। कहां पर बनाया था? समताप मंडल में। इसलिए समताप मंडल में जो ओजोन होगी उसको गुड ओजोन बोला जाता है। और मैंने बोला मानव ने क्या किया? प्रदूषण करके भी ओजोन गैस निकाली, और वो कहां पे रह गई? नीचे के मंडल में, शोभ मंडल में। इसलिए शोभ मंडल में वो अपने आप पहले से प्रकृति ने बना रखा है, उसको जितनी चाहिए आपने नीचे के मंडल में और इकट्ठा कर दी तो वो नीचे बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपके बढ़ाएगी, और इसीलिए इसे ओजोन को बोला गया बैड ओजोन। तो आपको समझ में आया? एक और ओजोन फायदेमंद है जो प्रकृति ने पहले से क्रिएट कर रखी है, लेकिन हमने जो ओजोन बना के रख दी उसको बेड ओजोन बोला गया शोभ मंडल में। ये चीज क्लियर? अब ओजोन गैस की परत हमारे लिए क्यों जरूरी है? अगर वो नहीं होगी तो प्रकृति सूर्य से जो किरण आती है, सूर्य से 3 तरह की किरणें आती है, याद रखना। एक तो आती है अल्ट्रावायलेट रेज ए क्या करती है? ये अर्थ है, इससे सूरज से विभिन्न तरीके की किरणें आई, जैसे ये आ गई ए, ये आ गई बी और ये आ गई सी। ए क्या करेगी? सिंपल जो हमें धूप होती है टेम्परेचर नॉर्मल, ठीक है। बी क्या करेगी? आपकी स्किन पर, आप देखते हो ना सर्दियों में घर वाले बोलते हैं कि सर्दियों में धूप में बैठो ताकि हड्डियां मजबूत हो, क्यों? क्योंकि वो विटामिन डी बनाती है आपकी स्किन पर, ठीक है। तो ये हो गई। और तीसरी अल्ट्रावायलेट रेज सी आती है, और ये सी बहुत हानिकारक होती है, ये स्किन कैंसर क्रिएट करती है, त्वचा के कैंसर क्रिएट करती है, और ये सी को रोकता है कौन? ओजोन परत। ये चीज समझ में आया? और अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ने से भी रोकती है। तो ये चीज आपको समझ में आई? अर्थ के टेम्परेचर को एक नॉर्मल रखती है, कोजी स्टेट जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे आप सर्दियों में एक रजाई ओढ़ के जितना कंफर्ट महसूस करते हो उस स्टेट में रखती है। तो ये चीज समझ में आई आपको? अब ओजोन की मोटाई किस में नापी जाती है सर? डाबसन में। और किसके द्वारा नापी जाती है? स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। तो ओजोन की मोटाई तो नापेंगे हम किस में? डाबसन में। किस में नापेंगे? डाबसन में। किससे नापेंगे? स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर से। तो ये चीज आपको समझ में आई? अब क्या हुआ, मैंने बोला ना कि प्रकृति ने अपने आप को भयंकर ठंड से बचाने के लिए एक हल्का सा कंबल सा आवरण डाल रखा है, ठीक है, जो उसको कोजी स्टेट में रखता है। उस आवरण को अगर कोई जला दे, उसमें कोई छेद कर दे तो वो हानिकारक पदार्थ ही हम बोलेंगे ना। तो वैसे के वैसे ओजोन को कुछ पदार्थ हैं जो शेयर कर रहे हैं ओजोन की मोटी परत को, इसके कारण हानिकारक रेज पृथ्वी में आ पा रही है। और इन पदार्थों ने इतना ज्यादा शेयर कर दिया कि अंटार्कटिका में तो जो ओजोन गैस की जो डेंसिटी की जो लेयर्स थी ना, ठीक है, गैस की, वो बिल्कुल पतली हो गई है, बहुत ज्यादा कम हो गई है उसकी डेंसिटी वहां पर, ठीक है। और इसके कारण उसको हम नाम देते हैं छिद्र, ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र कहां पे मिला है सर? अंटार्कटिका में। कहां पे मिला है सर? अंटार्कटिका में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पर? ये जो हमारा अंटार्कटिका वाला पार्ट है, ये इधर की साइड ओजोन में छिद्र मिला है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई? अब उसके बाद आप एक चीज देखो, ओजोन, ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया कि ओजोन गैस हमारे लिए जरूरी क्यों है। ओजोन गैस को के लिए ना कुछ ऐसे पदार्थ तो हैं जो ओजोन गैस का हानिकारक है, और ओजोन गैस की उस पृथ्वी के उस कंबल को, उस ओजोन गैस की परत को ना, ये यूवी रेज सी है, ठीक है, यहाँ याद रख लेना, अल्ट्रावायलेट रेज सी, जो उस हानिकारक पदार्थों, मतलब ओजोन गैस है, उसकी लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये कौन कौन से हानिकारक पदार्थ है देखो, CFC, HFC, HCFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर आते हैं हेलोन्स, जिसमें आती है आपके हेलोजन तत्व, कौन से? FCl, Bri, और बाद में क्लोरीन और ब्रोमीन युक्त गैस। ये चारों आपको रट लेनी है, ठीक है। तो ओजोन शिकारी पदार्थ, वो डायरेक्ट पूछता है आपसे एग्जाम में, सबसे ज्यादा इसमें डेंजर कौन है?
CFC। जो आप फ्रिज का यूज करते हो, फ्रिज को कभी खोलना, उसमें जो गैस निकलेगी ना वो ओजोन गैस को सबसे ज्यादा बर्बाद करती है, ठीक है। तो CFC, जैसे हमने पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदार थी कार्बन डाइऑक्साइड, कमीना में पहले नंबर पे यही थी ना, कमीना कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही सबसे ज्यादा ओजोन क्षरण होता है CFC से, उसके बाद हेलोन से, उसके बाद हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से, उसके बाद क्लोरीन और ब्रोमीन युक्त गैस से। तो ये सारी चीजें ओजोन परत से रिलेटेड आपको अच्छे से समझ में आई। उसके बाद आप आ जाओ, अब ठीक है सर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल में बोला गया था कि ग्रीन हाउस गैस का यूज कम से कम करना है। 6 ग्रीन हाउस गैसेस का नाम बता दिए गए थे कि इनका यूज कम से कम करना है, क्योंकि ओजोन और जलवाष्प तो एक अलग चीज हो जाती है। अब ये जो आपने बोला कि ओजोन को जो शेक कर रहे हैं वो पदार्थ, उनका यूज भी तो कम करना पड़ेगा। उसके लिए कौन कौन सी चीजें आयोजित की गई, तो ओजोन गैस के क्षरण को रोकने के लिए वैश्विक लेवल पर क्या क्या प्रयास किए गए, ऐसे मेंस में आएगा, प्री में डायरेक्ट आएगा। वियना प्रोटोकॉल कब हुआ, तो वियना प्रोटोकॉल हुआ 1985 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कहाँ का शहर है, कनाडा का एक बहुत बड़ा प्रमुख शहर है मॉन्ट्रियल, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया जाता है। इसमें क्या बोला, ओजोन का अवक्षेप करने वाले पदार्थों का नियंत्रण एवं चरणबद्ध तरीके से इसके उपयोग से बाहर आना, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने बोला कि ओजोन का अवक्षेप करने वाले पदार्थ जो हमने पढ़े थे, CFC, HCFC, हमारे जो हेलोजेंस थे, उसके अलावा क्लोरीन और ब्रोमीन युक्त गैस, ठीक है, पदार्थ। तो ये चारों जो पदार्थ थे जो ओजोन का शेक कर रहे थे, इनका उपयोग हम मिनिमम रूप से करेंगे और इनको धीरे धीरे कंट्रोल करके इनके यूज से चरणबद्ध तरीके से बाहर आएंगे, ताकि इसके बिना हमारा काम चल जाए, ठीक है। इसलिए आजकल आपके फ्रिज में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आने लग गई है मॉडर्न फ्रिजेस वगैरह में कि CFC का जो है गैस वो कम से कम निकले, ठीक है। CFC का एक अल्टरनेटिव भी ढूंढा जा रहा है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा। इसी के लिए 2016 में हुआ था किगाली समझौता। कौन सा, किमाली नहीं है, किगाली, ठीक है। तो किगाली समझौता कब हुआ, 2016 में। और भारत को CFC यूज बंद करने का कब तक टारगेट दिया गया है, 2047 तक। तो याद रखना, भारत का टारगेट कब तक है CFC यूज करने का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके प्रीलिम्स में, ऐसे ही तो फैक्ट्स पूछता है वो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो भारत का हो गया, वैश्विक लेवल पर 3 हो गए, ये चीजें ओजोन गैस के लिए काफी है, ठीक है। उसके बाद में मैंने बोला कार्बन का, मैंने आपको बताया था कि विकसित देश और विकासशील देशों का चक्कर क्या है। ये विकसित देश है, डेवलप कंट्री, ये है डेवलपिंग कंट्री या विकासशील देश। अब इन विकासशील और विकसित में अंतर क्या है, इनकी देखो, विकसित देशों में क्या है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है, तो ये कार्बन एमिशन है, कार्बन एमिशन ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं। विकासशील देशों के पास इतनी इंडस्ट्री नहीं है, तो ये नहीं करते इतना, और ये प्रकृति के लिए अच्छा है। अब क्या हुआ कि भाई प्रकृति पे तो इनका भी हिस्सा है, ठीक है। तो इनसे आप बोलोगे कि आप कार्बन का एमिशन कम से कम करो, वो बोलेंगे उन्होंने तो इतना कर दिया, आपके यहाँ तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पहले ही हो गया, हम तो अब इंडस्ट्री लगाना शुरू है, तो हमें थोड़ा बहुत डेवलप तो हो जाने दो यार, वो तो जरूरी है ना। इस वजह से क्या हुआ कि डेवलप कंट्री अपना ये नहीं रोक रही, तो इनकी जिम्मेदारी बन जाती है इनके यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करने की, कुछ पैसा देने की। तो कार्बन, इन पे पहले कार्बन टैक्स लगाया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर लगाया गया टैक्स, तय सीमा से अधिक उत्सर्जन अगर आप करोगे तो आप पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोला गया कार्बन एमिशन टैक्स। तो पहली चीज समझ में आया, किस पे लगेगा, डेवलप्ड कंट्रीज पे, या फिर जो भी कार्बन एमिशन ज्यादा कर रहा है उस पे। पहली चीज कार्बन क्रेडिट, तय सीमा से कम कार्बन उत्सर्जन पर दिया गया प्रॉफिट, इनको तो हो गया कार्बन टैक्स। बड़े डेवलप कंट्री या विकसित कंट्रियों से लिया गया टैक्स, और इस पैसे को किसको दिया जाएगा, जो विकासशील देश है, जो कम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, और इनको क्या मिल गया, कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन डेबिट हो या कार्बन क्रेडिट, कार्बन डेबिट इनका हो गया, मतलब कार्बन टैक्स, कार्बन क्रेडिट इनके पास आया, इसलिए इसको बोला गया हमारे द्वारा कार्बन क्रेडिट। कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, विकसित देशों से विकासशील देशों द्वारा क्या, इनको तो बेचा हमने क्या, कार्बन एमिशन की क्षमता, कि आप हमें इतना टारगेट मिला है कार्बन एमिशन करने का, हमारी बदली का आप यूज कर लो, लेकिन हमें क्या दे दो बदले में, मनी, पैसा, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई। कार्बन ट्रेडिंग। एक होता है कार्बन सिंक, जो कार्बन होता है ना उसको सोखा जाता है, याद रखना, जो हमारे पेड़ हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, उसके साथ कार्बन भी सोखते हैं, इनकी पत्तियों का आप देखना कभी इतनी काली काली सी हो जाती है। उसके अलावा समुद्र भी सोखता है। तो जब वन द्वारा अवशोषित कार्बन को हम बोलते हैं ग्रीन कार्बन, और सागर भी हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अवशोषण करता है, उसको हमारे द्वारा क्या बोला जाता है, ब्लू कार्बन। तो ये कार्बन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है, वो भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखनी है, प्रीलिम्स हो या मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा मैंने आपको बताया था कि जो भी हम पोल्यूशन कर रहे हैं, शोभ मंडल है, शोभ मंडल में हमारे बादल है, ठीक है। अब बादलों में क्या हुआ, हमने जो भी पोल्यूशन क्रिएट किया, तो जो वर्षा का जल हुआ या बादल हुआ, उसके अंदर ये सारे हानिकारक पदार्थ मिल गए, और इसके कारण वर्षा का जल जो हो गया, क्या हो गया, अम्लीय हो गया। वर्षा के नॉर्मल जल की पीएच होती है हमारी 5 से 7, लेकिन ये हो गई कितनी, 4,
या 4 से कम, तो इस जल को, ऐसी वर्षा को क्या बोला जाएगा? अम्लीय वर्षा। क्या बोला जाएगा बच्चों? अम्लीय वर्षा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अम्लीय वर्षा क्या है? तो वायुमंडल में उपस्थित, अब कौन से हानिकारक पदार्थ है वो? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का वर्षा के जल में मिलना ही हमारे लिए क्या कहा जाता है? अम्ल वर्षा। इससे क्या होती है? वर्षा जल की पीएच 4 से कम हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? H2SO4 और HNO3 का रेशियो क्या होता है वर्षा के जल में? 7:3 का। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि भाई मृदा की अम्लीयता बढ़ जाएगी, और मृदा की अम्लीयता बढ़ने से मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी। और उसके अलावा मैंने बताया था हमारा ताजमहल का संगमरमर आज पीला क्यों पड़ने लगा है, जो इतना पॉलिश, जो इतना चमकदार हुआ करता था, क्यों? क्योंकि उस पे भी किसका प्रभाव पड़ रहा है? अम्ल वर्षा का। अम्ल वर्षा ने उसको डिग्रेड कर दिया, उसका क्षरण करना शुरू कर दिया उस संगमरमर का। तो अम्ल वर्षा आपके इतना सही काम का है। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना पर्यावरण वाला कंप्लीट पार्ट, कि पर्यावरण जो सब्जेक्ट है वो पूरा आपका अच्छे से हो चुका है। अब इसके आगे देखो, एनवायरनमेंट को तो हमने समझ लिया, लेकिन एनवायरनमेंट के अलावा भी हमारी प्रकृति में क्या है? कई सारे जीव हैं, उनको पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। उन जीवों की सुरक्षा से लेकर उनसे रिलेटेड हर चीज। उसके अलावा ये जो जैविक घटक है, हम हुए या अजैविक घटक हुआ प्रकृति के, जैसे गैसेज हुई, तापमान हुआ, ये सब हुआ, इनके बीच में क्या संबंध है, वो सब चीजें हम किस में पढ़ेंगे? पारिस्थितिकी में। अब पारिस्थितिकी तंत्र में पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पारिस्थितिकी सब्जेक्ट के अंदर जीव। जीव क्या होते हैं? पारिस्थितिकी अध्ययन की इकाई है। आप हुए तो एक जीव हो, कोई जानवर हुआ तो वो एक जीव है। तो प्रकृति में रहने वाले सभी सजीव इस श्रेणी में आ जाते हैं, क्या? जीव। पारिस्थितिकी अध्ययन की एक इकाई आ गया। समष्टि क्या बोल देंगे? एक क्षेत्र के अंदर एक ही प्रजाति के जीवों की कुल संख्या को बोला जाता है समष्टि। क्या? एक क्षेत्र के अंदर एक ही प्रजाति के जीवों की कुल संख्या क्या हो गई? समष्टि। और समुदाय क्या हो गया? एक क्षेत्र में एक प्रजाति के सभी जीवों की संख्या क्या हो जाएगी सर? समष्टि। ठीक है, तो एक क्षेत्र के अंदर सभी प्रजातियों को इंक्लूड कर लिया, उसको बोला गया समुदाय, और एक ही प्रजाति के लोगों को इंक्लूड किया गया, उनकी संख्या को, उसको बोला गया समष्टि। तो समष्टि, समुदाय और जीव। जीव अकेला, ठीक है, और एक क्षेत्र के अंदर एक प्रजाति के जितने भी जीव है उनकी संख्या को हमने बोला समष्टि, और एक क्षेत्र में सभी प्रजातियों के कुल जीव को हमने बोला समुदाय। तो ये तीनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई। अब आपके ना 4 मंडल है, कैसे समझने की कोशिश करो। ये आपका महासागर है सी। ठीक है, अब महासागर में क्या हुआ कि सूरज से धूप आई, तो सूरज से एनर्जी हुई, एनर्जी मीडिया ट्रांसफर होता है, तो इसके कारण जो पानी है ना यहाँ का, इसने एनर्जी ली और ये ऊपर भाप बनकर उड़ गया, और यहाँ पर कंडेंस होके ये बादल बन गया। तो यहाँ पर ये किसमें है? जलमंडल में। तो एक तो हो गया हमारा जलमंडल। ठीक है, उसके अलावा ये हवा में पहुंच गया, वायु में। ठीक है, और यहाँ पर कंडेंस हो गया, तो इस वाले हिस्से को हम बोलेंगे वायुमंडल। ठीक है, अब ये क्या किया कि यहां से बादल चलते गए चलते गए चलते गए और बादल यहां तक गए, और बादलों ने यहाँ पर क्या किया? ये पहाड़ों पर और इन जमीन पर क्या की? बारिश की। और ये वाले हिस्से को हमारे द्वारा क्या बोला गया? स्थल मंडल। क्या बोला गया? स्थल मंडल। अब देखो, बादलों ने यहाँ पर इन हिस्सों में बारिश की, तो ये पानी, वायु और जल, जल, स्थल और वायु, इन तीनों मंडलों के बीच में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जीवन पनपता है। इसी के कारण यहाँ पर पेड़ भी उगेंगे, इसके कारण यहाँ पर जीव जंतु भी रहना शुरू कर देंगे, और इसी मंडल को बोलेंगे हम जैव मंडल। तो क्या? वायुमंडल, स्थल मंडल और ये जलमंडल, इन तीनों का ऐसा कॉमन पार्ट जहां पर क्या जीवन पाया जाता है, उसको हमारे द्वारा क्या बोला जाता है सर? जैव मंडल। तो जैव मंडल आपको समझ में आया जैव मंडल क्या है? तो जीव अच्छे से समझ में आ गया होगा, समष्टि अच्छे से समझ में आ गई होगी, समुदाय अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जैव मंडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चीज हो गई। हाँ, अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की। पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं? एक होते हैं जैविक घटक। जैविक घटकों में हमारे कौन आएगा सर? उत्पादक, उसके बाद स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उत्पादक कौन होगा? जैसे हमारा पेड़ हुआ, पेड़ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, और उसके अलावा ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, तो अपना भोजन बना लिया और ऑक्सीजन हमें दे दी, तो इनको बोला गया उत्पादक। उत्पादकों को जो खाएगा, मतलब पेड़ को कौन खाता है? हिरण, उनको बोला जाएगा उपभोक्ता। क्या बोला जाएगा? उपभोक्ता। तो ये प्राथमिक होते हैं। प्राथमिक मतलब जिसने उत्पादक को खाया उसको बोला गया प्राथमिक उपभोक्ता। सबसे पहले घास को चराया, पेड़ को खाया किसने? हिरण ने। हिरण को जो खाएगा उसको बोला जाएगा मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, और ऐसे फिर हिरण को मान लो किस कौन खा गया? लोमड़ी। लोमड़ी खा गई, लोमड़ी को खाएगा शेर। तो ऐसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, ऐसे इनमें उपभोक्ताओं का स्तर चलता रहता। तो ये चीज आपको समझ में आया कि ये था क्या? घास। घास को खाया किसने? डियर आपके हिरण ने। हिरण को कौन खा गया? वोल्फ या भेड़िया। ठीक है, ये खा गया। इसको कौन खा गया? टाइगर। तो ये तो हो गया कौन सा? ग्रास तो क्या हो गया? उत्पादक। ये कौन हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता।
ये वोल्फ द्वितीयक उपभोक्ता, ये तृतीयक उपभोक्ता। तो ये चीज आपको समझ में आई, उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। और इसमें जो सबसे लास्ट में आएगा वो होगा शीर्षस्थ उपभोक्ता। जैसे मनुष्य हुआ, जानवर को ही मार के खा जाएगा, और उससे जैसे गिद्ध हुआ, मरे हुए जानवर को खा जाएगा, तो इनको शीर्षस्थ उपभोक्ता आप बोल सकते हो। तो उपभोक्ता समझ में आया, उत्पादक, उपभोक्ता। तो जैविक घटकों में 3 है। तीसरे क्या अपघटक, की कोई चीज मर गई, ठीक है, अब वो पड़ी है, धीरे धीरे प्रकृति में कुछ ऐसे कवक और जीवाणु होते हैं जो उनका अपघटन कर देते हैं, उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, और इन्हीं अपघटकों को नाम दिया जाता है अपघटक, ठीक है। तो ये मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में कौन कौन से, जीवाणु या कवक, जीवाणु और कवक। तो ये काम किसके द्वारा किया जाएगा, तो जैविक घटकों में क्या आ जाएंगे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। 3 चीजें क्लियर। अजैविक घटक कौन कौन से हैं, जो अजैविक है, सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, तापमान और मृदा, ये सब किसके अंदर आता है सर, अजैविक घटकों के अंदर। तो पारिस्थितिकी तंत्र आपको अच्छे से समझ में आया, अच्छे से इसकी एक एक चीज आपकी क्लियर हुई। उसके बाद अगला चलो, अब जो जीव होते हैं ना, ये तो देख लिया घटक कौन कौन से है पारिस्थितिकी तंत्र के, ठीक है। घटक अगर आपके समझ में आ गए, तो अब ये देखो कि इनके अंदर संबंध क्या होता है। अंतरजातीय संबंध होता है, 2 स्पीशीज है, S1 और S2, ये मान लो। इनके अंदर क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, उनको आपके द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। तो एक तो होता है धनात्मक रिलेशन, जिसे सहजीवी, जिसमें दोनों को लाभ हो। आपने देखा है कभी फली का पौधा, फली के पौधे में क्या नीचे राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। जब भी हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि एक बार फली का पौधा लगा लो, उससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा आपकी फिर से बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी जड़ों में एक राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, और ये जो राइजोबियम है, ये तो बनाएगा क्या, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन मिल गई पोषक तत्व के रूप में पेड़ को, ठीक है, और पेड़ से इसने ले लिया अपना भोजन। तो दोनों को फायदा हो रहा है ना, इसलिए इन दोनों को क्या बोला गया, सहजीवी, जिसमें दोनों को लाभ हो। उदाहरण के लिए राइजोबियम एवं फली वाले पादप। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई। सहजीवी क्या होता है, एक होता है सहभोजी, सहभोजी एक को लाभ हो रहा है, दूसरा अप्रभावी है, अधिपादप, ठीक है। जैसे एक अधिपादप नाम की बेल होती है, तो एक पेड़ के ऊपर है, अब ये पेड़ के ऊपर कोई बेल चढ़ जाती है, वो पेड़ को नहीं खा रही, ठीक है, दूसरे को कोई पेड़ को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इसको ये लाभ हो रहा है कि इसको सपोर्ट मिल रहा है, इसको बोला गया सहभोजी, ठीक है। तो सहजीवी और सहभोजी 2 चीजें समझ में आई, ये चीजें क्लियर हुई। उसके बाद में क्या हुआ, ऋणात्मक संबंध क्या क्या इनके, ये तो गए अच्छे, जिससे एक की वजह से दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। परजीवी, जिसमें एक जीव भोजन हेतु दूसरे में निर्भर है। इसका एग्जांपल देख सकते हो, आपके सर में कोई मान लो जू पड़ रही है, ठीक है, तो जू आपके सर में पड़ रही है, तो जू आपका खून चूस रही है ना, ठीक है। कोई मच्छर आया, मच्छर आपका खून चूस गया, तो इनको हमने क्या बोला, परजीवी, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित है। तो जू तो हमारे ऊपर ही आश्रित रहेगी अपने भोजन के लिए, तो वो हो गई क्या, एक तरीके से परजीवी। एक होता है परभक्षी, परभक्षी जो एक प्रजाति दूसरे का शिकार करती है, और शिकारी लोग इसमें आ जाते हैं। उदाहरण के लिए शेर, खैर मानव भी इसी प्रजाति का हो चुका है अब, जिसमें एक प्रजाति दूसरे का शिकार करती है और दूसरे को खा जाती है, इसी को बोलते हैं शेर, एग्जाम्पल के रूप में शेर, जिसको बोलते हैं परभक्षी। प्रतिस्पर्धा, जिसमें संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा है, ठीक है। तो कोई भी संसाधनों का यूज हो, जैसे मानव हुआ और एनिमल्स हुए, एनिमल्स को जंगल चाहिए, मानव को जमीन चाहिए, ठीक है। तो वही वाली चीजें, इन दोनों में प्रतिस्पर्धा है। तो इनके ऋणात्मक संबंध कौन कौन से हैं, परजीवी, परभक्षी और प्रतिस्पर्धा। धनात्मक संबंध कौन कौन से हैं, सहजीवी और सहभोजी। इन 5 की डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला क्या है, फूड साइकिल क्या है, जीवों में भोजन की निर्भरता के आधार पर बनी हुई श्रृंखला को हम बोलते हैं फूड चेन। उत्पादक, मैंने बोला पहले उत्पादक होता है, जैसे कोई पेड़ हुआ, ठीक है, तो ट्री आ गया इसमें। उसमें उपभोक्ता आएगा, उपभोक्ता में प्राथमिक स्तर के आएंगे शाकाहारी, द्वितीय स्तर के आएंगे मांसाहारी, और लास्ट में सबसे ज्यादा अंत में कौन सा आ जाएगा, ये अलग से अपघटक, ठीक है। ये चीज अब लिंडेमान ने क्या बोला था, खाद्य श्रृंखला क्या है, ये पेड़ है, पेड़ को आपके कौन खा गया, डियर, हिरण, हिरण को कौन खा गया, टाइगर, ठीक है। तो ये चीज समझने की कोशिश करो कि एक ऊर्जा है ना, जैसे हिरण के पेड़ ने बनाई थी 1000 कैलोरी, ठीक है, 1000 कैलोरी, उससे हिरण ने अगर खाई ना, तो ऊर्जा उसकी 10% खा पाएगा, वो 10% ऊर्जा ही उस तक पहुंचेगी। तो 1000 की 10% पहुंची, 100 कैलोरी किस तक, हिरण तक, और टाइगर तक कितनी पहुंचेगी, मात्र 10 कैलोरी। इसी के कारण अपन बोलते हैं कि फूड चेन बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं हो सकती, लेकिन बहुत ज्यादा विविध हो सकती है, क्योंकि इसको हिरण खा रहा है, हिरण की जगह कोई और जानवर होगा, गाय हो गई, गाय ने खा ली, कोई और हो गया, भैंस हो गई, उसने खा ली, उन सबको कौन खा रहा है, टाइगर। तो इस वजह से ना ये क्या होता है, एक तरीके से एक जाल सी बना लेती है खाद्य श्रृंखला, क्योंकि एक जीव एक ही चीज नहीं खाता, आदमी खुद हिरण को खा जाए क्या पता। तो इस वजह से ना इसका एक जाल बन जाता है, जिसको खाद्य जाल बोलते हैं, और नॉर्मल एक सीक्वेंस में चल रही है, इसको खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। लेकिन खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर पर जा रहे हैं ना अपन, जैसे पेड़ को खाया हिरण ने, हिरण को खाया टाइगर ने, टाइगर को खा गए फिर लास्ट में अपघटक,
तो एक से दूसरे पे जा रहे हैं तो 10% ही ऊर्जा पहुंच पाती है। इसी को लिंडेमान का नियम बोला गया था कि 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम, कि खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाते समय ऊर्जा का मात्र 10% भाग ही ट्रांसफर हो पाता है। और इसी के कारण क्योंकि ऊर्जा का मात्र ऐसे 10% हो पाता है, इसी के कारण जो फूड चेन है ना वो ज्यादा लंबी नहीं होती। और खाद्य श्रृंखला में मैक्सिमम स्तर कितने से कितने होते हैं, 5 से 6 होते हैं। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में इसके कारण मैक्सिमम स्तर कितने होते हैं, 5 से 6। और क्यों होते हैं, क्योंकि सर ऊर्जा की कमी के कारण। और ऊर्जा की कमी कैसे होती है, लिंडेमान ने बोला था कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते समय 10% ऊर्जा का ह्रास होगा, मतलब 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होगी, 90% तो ह्रास हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब उसके आगे का देखो आप। ठीक है, अब पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो कैसा होता है, एक दिशीय। याद रखना, एक दिशीय। मैंने बोला ना कि ऊर्जा ऐसे ट्रांसफर होती है, ये नहीं कि पेड़ हिरण को खा जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, या हिरण टाइगर को खा जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता। तो इसके कारण ऊर्जा का प्रवाह है ना एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में। और कहां से कहां तक, उत्पादक से उपभोक्ताओं तक। और उपभोक्ताओं में भी कौन से स्तर तक, पहले प्रथम, फिर द्वितीय, फिर तृतीय। और ऐसे मैक्सिमम हो सकते हैं 5 से 6। 5 से 6 जो होता है उसको हम बोलते हैं शीर्षस्थ उपभोक्ता। और जब ये मर जाते हैं तो इसमें कौन आ जाता है, हमारा अपघटक। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई। अब एक चीज देखो, खाद्य जाल क्या होता है। खाद्य श्रृंखला में बहुत सारे रास्ते बन जाते हैं, इसलिए इससे क्या बनता है, एक जाल जैसा। मैंने बोला ना कि ये पेड़ है, पेड़ को खरगोश भी खा सकता है, रेबिट, इसको डियर भी खा सकता है। ठीक है, इसको बफेलो भी खा सकती है, इसको टाइगर भी खा सकता है, इसको लेपर्ड भी खा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा इसको डियर को वोल्फ भी खा सकता है। तो जितने भी मांसाहारी जानवर हो गए, है ना, या फिर इसको कौन, कोई और जानवर कोई सा भी ले लो मांसाहारी जानवर, जैसे अपना भालू हो गया, डियर। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे को, उसको दूसरे को टाइगर खा गया, तीसरे को मगरमच्छ खा गया। तो इसके कारण ये क्या होता है, एक तरीके से एक जाल सा बन जाता है। और ये जाल को हम बोलते हैं खाद्य जाल। और खाद्य जाल जितना ज्यादा उलझा हुआ होगा, जितना ज्यादा उलझा हुआ होगा ना, वो हमारी प्रकृति की स्वस्थता के लिए उतना ही अच्छा है। अब लेकिन क्या है, फूड चेन में एक भी जानवर का अगर कोई कमी आ गई ना, याद रखना, जो खाद्य जाल आपका बन गया या फिर खाद्य श्रृंखला आपकी बन गई, श्रृंखला ऐसे है, एक 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 जाल, इन कई सारी श्रृंखलाएं ऐसे बनेंगी एक दूसरे से गुजरती हुई, इस पूरे को बोला जाएगा खाद्य श्रृंखला, इसको बोला गया खाद्य जाल। और ये जो खाद्य जाल है जितना उलझा हुआ होगा वो उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, पहली चीज तो ये मगज में बिठा लो। अब इसमें क्या है, खाद्य श्रृंखला में एक भी जानवर का विलुप्त होना, एक भी स्तर का अगर जानवर विलुप्त हो गया तो अन्य सभी को समाप्त कर देगा। तो ये डोमिनो इफेक्ट बोला जाता है इसको। क्या, खाद्य श्रृंखला में एक का असंतुलन दूसरे को क्या कर देगा सर, खत्म कर देगा। खाद्य श्रृंखला में एक का संतुलन दूसरे को खत्म कर देगा। ये किसमें बोला गया, हमारे डोमिनो इफेक्ट में। जैसे शेर है, मैंने पहले ही आपको बताया था, आपने शेर को मार दिया, ठीक है, शेर का शिकार कर लिया अपने लालच के लिए, क्योंकि डायरेक्टली आपको ना तो शेर दूध दे रहा है ना कुछ खाने को दे रहा है। लेकिन शेर के मरने पे हिरण बढ़ जाएंगे। आपने सांप को मार दिया, सांप के मरने पे कौन बढ़ जाएंगे सबसे ज्यादा, मेंढक बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए एक जानवर को मारोगे तो उससे नीचे का जो पोषक स्तर है उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और मैंने कहा प्रकृति में संसाधन सीमित है, अगर इनको इसने नहीं कहा तो ये आपके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। अब समझ में आया क्यों आपके यहाँ पे इतनी सारी टिड्डियां घूमती रहती है। खैर, ये चीजें कंप्लीट होती है, ये वाला हिस्सा। उसके बाद आता है हमारा खाद्य पिरामिड। अब देखो पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इस साल भी प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है पिरामिड से। अब पिरामिड क्या है, किसका पिरामिड है, तीन चीजों का पढ़ना है, एक तो वृक्ष का, दूसरा घास का और जल का। ये तीन चीजों के आपको पूछता, तो मैंने अच्छे से आपको क्लासिफाई कर दिया इसको। पिरामिड के प्रकार किसके अकॉर्डिंग, संख्या के अकॉर्डिंग। अब पहले इस पिरामिड को कोशिश करो समझने की। इसमें याद रखना हमेशा उत्पादकों को आधार पे रखेंगे अपन, किसको, उत्पादकों को, किसके, पिरामिड के आधार पर। अब इतना सा याद रखना है कि उत्पादक है तो घास बहुत ज्यादा है, घास से जस्ट कम संख्या में क्या होंगे, हिरण, हिरणों से भी कम संख्या में क्या होगा, टाइगर। तो उत्पादक से चला ना ये ऊपर ऊपर, तो कम होती गई संख्या, इसलिए ये कैसा बन गया, सीधा। तो घास का और जल का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा, क्योंकि जल में भी पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है तो ये सीधा। लेकिन वृक्ष का पिरामिड, एक वृक्ष है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन संख्या में क्या, संख्या में वृक्ष एक है, उस पर बैठने वाले कीड़े छोटे छोटे,
इन कीड़ों को खाने वाले पक्षी। तो कीड़े वृक्ष से कम होंगे, वृक्ष तो एक है, वृक्ष से कम कीड़े, और इनसे भी कम को इनसे सॉरी वृक्ष से ज्यादा कीड़े हो गए, और कीड़ों से भी ज्यादा कौन हो गए, ऊपर की पास आने वाले कई सारे वृक्ष में पाने वाले पक्षी। तो इसके कारण इनकी संख्या बढ़ रही है ना, इसलिए आपको तो बस सीधा सीधा याद रखना है, या तो कॉन्सेप्ट के रूप में मैं समझा दिया आपको, बाकी आपको इतना रखना है, घास और जल इनका पिरामिड बनता है सीधा संख्या के आधार पर, और वृक्ष का संख्या के आधार पर पिरामिड बनेगा कैसा, उल्टा। तीनों का पूछेगा तो घास और जल का तो सीधा, वृक्ष का उल्टा। पहली चीज क्लियर। दूसरा, जेब भार के अकॉर्डिंग, जेब भार में आप समझो घास का भार सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में इसमें पाए जाने वाले हिरणों का भार आएगा, उसके बाद में इसमें पाए जाने वाले टाइगर्स का भार आएगा, तो इनकी संख्या कम होती गई, इसलिए पिरामिड सिकुड़ता गया, इसलिए ये बनता है सीधा। वृक्ष हो, वृक्ष का भार सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद उसमें पाए जाने वाले क्या, कीड़े वगैरह, इनका भार आएगा, उससे कम भार किसका होगा, इस पर आने वाले पक्षियों का। ठीक है, तो ये ऐसे ही वृक्ष का पिरामिड हो या घास का पिरामिड हो, ये कैसा बनता है, सीधा। जल का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड हमेशा जेब भार में उल्टा बनेगा और संख्या में बनेगा सीधा, ये भी आपको समझाएगा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, मैंने पहले ही पढ़ाया था। ऊर्जा का वृक्ष के लिए हो, घास के लिए हो, जल के लिए हो, तीनों के लिए पिरामिड कैसा बनता है, एकदम सीधा, एकदम सीधा। ठीक है, अब ये देखो, इससे ना ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, और आपको बता देता हूं मैं किस तरीके से पूछेगा। वो आपको स्टेटमेंट दे देगा, मान लो कि जेब भार में जल का पिरामिड कैसा बनता है, तो आप क्या बोलोगे, सर उल्टा बनता है। वो आपसे पूछेगा कि जेब भार में वृक्ष और घास का पिरामिड कैसा बनता है, तो बोल दोगे सीधा बनता है। वो पूछेगा संख्या में वृक्ष का पिरामिड, उल्टा। संख्या में घास और जल का पिरामिड, आप बोलोगे सीधा। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनता है, सीधा। वृक्ष के लिए हो, घास के लिए हो, या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हो। जल में कौन आ गया, वो बोलता है समुद्र के लिए भी पूछ सकता है, तालाब के लिए भी, झील के लिए भी, तीनों में बात एक ही है। ठीक है, अब देखो कुछ चक्र आते हैं आपके। ठीक है, तो पारिस्थितिकी में पिरामिड हो गए, अब कुछ चक्रों का अध्ययन करेंगे। अब चक्रों में एक तो है कार्बन का चक्र। ठीक है, अब कैसे प्रकृति अपने आप को रिसाइकल करती है उसको समझना। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके जो पादप है उनने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनाई, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन को किसने लिया, जंतुओं ने। ठीक है, और जंतुओं ने श्वसन के बाद क्या छोड़ दी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से साइकिल चला था, पेड़ ने बना दी क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमने ले ली, हमने वापस क्या बना दी, CO2। तो वापस CO2 से CO2 पे आ गए ना, इसलिए इसको चक्कर हो गया पूरा, तो इसलिए इसको चक्र बोला जाता है, इसको बोलेंगे कार्बन चक्र। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब जो पादप और जंतु है हमारे, इनने भोजन बनाया, इससे कार्बन डाइऑक्साइड से पादप ने बनाया, पादप को जंतु खा गया। ठीक है, तो जंतु में आ गई, ऑक्सीजन भी आ गई। अब पादपों को जंतु खा गए, तो पादप और जंतु जब मरेंगे तो ये मृदा में मिलेंगे, मिट्टी में। अब मिट्टी में मिले, अब मिट्टी में मिलने के बाद क्या होता है, एक तो जो बहुत सालों तक अगर जमीन के अंदर दबे रह जाए, तो जो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो तो बदल जाते हैं कोयले में, और जितने भी जानवर वगैरह ये मरे हुए मिलते हैं, ये सब किस में बदल जाते हैं, पेट्रोलियम या पेट्रोल गैस में। तो ये तो बन गए पेट्रोल और वो बन गया कोयला। इनका दहन करोगे तो फिर से क्या निकलेगा, कार्बन, CO2। ठीक है, तो इससे भी एक साइकिल बन गया। तो इस पूरे चक्र को क्या बोला जाता है, कार्बन चक्र। ऐसे हमारा फास्फोरस का होता है कि जो चट्टान होती है, चट्टान में क्षय होता है किसका, मृदा का। ठीक है, और मृदा का क्षय होने के कारण मृदा में मिल जाता है फास्फोरस। ठीक है, और मृदा में अगर मिल गया तो मृदा से किसके पास पहुंच गया, पादप के पास। पादप से किसके पास पहुंच गया, पादप को खाने वाले जंतु के पास फास्फोरस। और अब उस जो जंतु है, जब वो मरा, उसका अपघटन हुआ, वो वापस मिट्टी में मिल गया, और मिट्टी से वापस किसके पास पहुंच गया, चट्टान के पास। तो इस तरीके से जो बनता है वो फास्फोरस का चक्र बनता है। एक गैसीय चक्र में दूसरा, इसको लिए इसको अवसाद चक्र बोलते हैं, क्योंकि अवसाद से बनता है, अवसाद चक्र। ठीक है, और ये कार्बन और नाइट्रोजन, इन दोनों को बोला जाता है क्या, गैसीय चक्र, गैसीय चक्र। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाइट्रोजन का कैसा है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा राइजोबियम जीवाणु। मैंने बोला कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको सोख के और पेड़ तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो जमीन के अंदर राइजोबियम जीवाणु है, उसके द्वारा इसका स्थिरीकरण किया गया, अमोनिया बना देगा जो पेड़ है उससे, और जमीन में क्या बन गया, नाइट्रेट। इसको वृक्ष ने लिया, वृक्ष ने क्या बनाया, इससे अमीनो अम्ल और प्रोटीन। और प्रोटीन को किसने खाया, अमीनो अम्ल और प्रोटीन को मनुष्य ने खाया। फिर मनुष्य जब अपघटित हुआ तो वापस उसका अपघटन होगा, अपघटन होगा तो वही वापस अपघटित होने के बाद जो अपघटक है वो उससे वापस क्या कर देंगे, नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाएगा। तो ऐसे किसी नाइट्रोजन का चक्र चलता है। वैसे ये आपके प्रीलिम्स में तो कोई काम का नहीं है, बाकी आपको बस हल्का फुल्का याद रख लेना है, ये मेंस में आपसे बनाने के लिए वो पूछता है। ठीक है, एक होता है वायोम या जीवोम।
बड़ा इकोसिस्टम, जैसे स्थलीय पारितंत्र, जो हमारी जमीन है पूरी, ये पूरा पारितंत्र है ना, तो इसको बोला गया बड़ा इकोसिस्टम को क्या, बायोम। जलीय पारितंत्र क्या बोला गया, जो जल है हमारा, इसको, ये भी एक बड़ा इकोसिस्टम है, इसलिए तो ये दो तरीके के हैं बड़ा इकोसिस्टम, इसको बोला गया बायोम या जीवोम। इसके अलावा जैव मंडल मैंने पहले ही आपको बता दिया, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वह कॉमन भाग जहां पर जीवन का अस्तित्व है या जीवन पाया जाता है, ये चीज मैं आपको दोनों समझा चुका हूं। ठीक है, अब देखो जैव विविधता क्या है। जैव विविधता प्रकृति में मिलने वाले सभी प्राणी और पादप इसमें आते हैं। ठीक है, तो जितने भी तरह के T1 T2 T3 ये जितने भी तरह के तो मान ले क्या आ गए, प्राणी आ गए, और पादप P1 P2 P3, तो जितने भी तरीके के पेड़ पौधे हैं ना और जितने भी तरीके के जानवर हैं, तो जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा खाद्य श्रृंखला है वो उलझी हुई रहेगी। मैंने आपको समझा दिया था कि उतना ज्यादा खाद्य जाल अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। ठीक है, और इसमें कमी आने पे खाद्य जाल हमारा बिगड़ेगा, जो फूड चेन है वो बिगड़ेगी, डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होगा, जो मैं आपको बता चुका हूं, खाद्य श्रृंखला में एक का भी असंतुलन अन्य को खत्म कर देगा। ये जो आपको समझ में आई। अब इसमें जो प्राणी और पादप है, प्राणियों को हम बोलते हैं क्या, फोना, जीव जंतु जिसमें आते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधों को बोला जाता है साइंस की भाषा में फ्लोरा। तो एनवायरनमेंट की भाषा में पेड़ पौधे, फ्लावर, फ्लावर से याद रख लेना, फ्लावर मतलब फूल, तो वो पेड़ का हिस्सा है, तो पेड़ पौधों को बोलते हैं फ्लोरा। और फोना किसको बोलते हैं, जानवरों को। फोना किसको बोलते हैं हम, जानवरों को। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई। अब इसमें 3 फैक्ट याद रखना है। प्रत्येक स्तर पर जैव विविधता किसने समझाई थी, सबसे पहले सर विल्सन ने। अब इसको कैसे याद रखोगे, आपका जो सन होता है ना उसी को तो आपके पिताजी समझाते हैं, तो ऐसे याद रख लो कि जैव विविधता को सबसे पहले समझाने वाला कौन हुआ, विल्सन, विल्सन। ठीक है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम यूज किसने किया, वाल्टर ने। तो शब्द का यूज किसने किया, वाल्टर ने। यूज हम किसका करते हैं, वाटर का, तो जैव विविधता शब्द का यूज किया गया वाल्टर के द्वारा। और मापन कैसे किया जाता है, तो मापन किया जाता है विक्टर के द्वारा। विक्टर को ऐसा रख सकते हो स्कूटर, और स्कूटर से आप क्या रखते हो कि पूरी नाप लिया अपन ने, स्कूटर में जो मीटर होता है ना उसमें आप कितने घूमे हो वो नाप लिया। तो ऐसे याद रख लो कि जैव विविधता का मापन हुआ विक्टर के द्वारा, यूज किया गया वाल्टर के द्वारा, और समझाई किसने, विल्सन ने। ठीक है, अब जैव विविधता के प्रकार समझने की कोशिश करना। जैव विविधता कितने प्रकार की है, एक ही प्रजाति में आनुवांशिक स्तर पर जो विविधता पाई जाएगी ना उसको बोलेंगे आनुवांशिकी जैव विविधता। आप में और आपके पिताजी में, तो आपके पिताजी के कुछ गुण है, उनकी शक्ल अलग है, उनसे आप पैदा हुए, आपके गुण कुछ अलग है, उनकी शक्ल कुछ अलग है, हो तो एक ही प्रजाति के। ठीक है, तो एक ही प्रजाति में जो पाई जाती है आनुवांशिक स्तर पर जैव विविधता उसको बोला जाता है आनुवांशिक जैव विविधता। ऐसे एक शेर हुआ, शेर का बेटा हुआ शेर A1। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी तो कुछ डिफरेंस होगा ना, तो इसी विविधता को बोलेंगे आनुवांशिकी जैव विविधता। पहली चीज समझ में आ गई जैव विविधता के प्रकार की, आनुवांशिकी। दूसरी जैव विविधता कौन सी होती है सर, प्रजातीय जैव विविधता। विभिन्न प्रजातियों के बीच, एक शेर है एक भालू है, एक आप हो एक कुत्ता है, तो आप दोनों में जो विविधता हो गई तो वो कौन सी हो गई, प्रजातीय। एक शेर और भालू में जो विविधता हो गई वो कौन सी हो गई, प्रजातीय जैव विविधता। ये भी आपको अच्छे से समझ में आया, एक हो गई आनुवांशिकी, एक हो गई प्रजातीय, दोनों समझ में आए। तीसरा कौन सा होता है सर, पारिस्थितिकी तंत्र के कारण भी एक विविधता आती है। मतलब हम किसी जानवर को देख के बता सकते हैं कौन से पारिस्थितिकी तंत्र का है। आप कभी बर्फीले क्षेत्रों के जानवरों को देखना, उनकी सबकी स्किन कैसी मिलेगी आपको, मोटी। ठीक है, एकदम मोटी और फर वगैरह से फर्निश्ड। जबकि जो हमारे जैसे गुजरात में शेर पाया गया, हमारे यहाँ टाइगर, इनकी स्किन कैसी होती है, इनकी त्वचा हल्की पतली होती है। ठीक है, तो इसके कारण इन दोनों में जैव विविधता है, तो ये हमें देखने से हम बता सकते हैं कि ये बर्फीले क्षेत्र का आदमी है। तो रेगिस्तान के अंदर और बर्फीले क्षेत्र के जानवरों में जो विविधता देखने को मिली, वृक्षों में, रेगिस्तान के वृक्ष कैसे होंगे, कटीले, क्योंकि उनको कांटा है, क्योंकि हर कोई ताकि उनको खाए नहीं, वो खत्म ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने अपने आप को कैसा बनाया, कटीला। ठीक है, उनकी पत्तियां कैसी होती है, छोटी, ताकि जो जलवाष्प है, जो धूप है, वो उनसे जलवाष्प सोख ना सके, इसलिए उनकी पत्तियां छोटी होती है। बर्फीले क्षेत्र के पहाड़ कैसे होते हैं, पेड़ ऐसे तिकोने, क्यों, क्योंकि ऊपर से अगर बर्फ पड़े तो बर्फ से अगर वो बरगद जैसा चौड़ा हो जाएगा बर्फ के इलाके में, ऊपर से बर्फ पड़ी तो पूरा बर्फ के नीचे दब जाएगा, इसलिए वो तिकोने होता है कि बर्फ गिरे भी तो इधर से निकल जाए। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो पारिस्थितिकी तंत्र के कारण जो विविधता देखने को मिलती है वो पारिस्थितिकी विविधता है। जैसे अपना जलीय या स्थलीय भी मान सकते हैं हम, जल के अंदर जो जीव जंतु है उनकी हर चीज अलग है, हमारी हर क्वालिफिकेशंस अलग है स्थलियों की। ठीक है, तो जैव विविधता के प्रकार हो गए। अब जैव विविधता का मापन 3 तरीके से किया जाता है सर, अल्फा,
बीटा और गामा, ये मामा नहीं है गामा है, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। तो जैव विविधता का मापन 3 तरीके से किया जाता है, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा क्या है, किसी निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र में मिलने वाली प्रजातियों की संख्या, ठीक है। बीटा क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में विस्थापित प्रजातियां हो गए उनकी संख्या, ठीक है। और गामा क्या है, बृहद स्तर पर या वैश्विक स्तर पर प्रजातियों की कुल संख्या। अब इसको समझने की कोशिश करो, जैसे ये है, इसके अंदर प्लस हो गया और एक मान लो हमारा मैंने बना दिया स्टार, ठीक है। तो ये 4 स्पीशीज है। अब अल्फा क्या होगा, किसी निश्चित पारितंत्र में मिलने वाली प्रजातियों की संख्या। तो ये एक पारितंत्र है, इसमें ये 4 प्रजाति है, 1 2 3 4, तो इसका अल्फा क्या हो गया सर, 4। समझ में आया। अब बीटा क्या होगा, एक और पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, उसके अंदर क्या बना है, ये 4 प्रजातियां इसमें पाई जाती है। तो अल्फा से बीटा में कितनी ट्रांसफर दिख रही है, 1 और 2, ये दो ही तो सेम है, तो अल्फा से बीटा में आई कितनी, 2, तो बीटा क्या हो गई, 2। मतलब एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में विस्थापित प्रजातियों की संख्या। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कुल कितनी थी, ये तो आप इससे समझ गए कि एक के अंदर कितनी है, लेकिन एक से दूसरे में ट्रांसफर हुई, तो इसकी पारिस्थितिकी तंत्र में और इसमें कौन कौन से लोग आए, ये दो ही तो आए ना, तो इन दोनों को अपन ने ले लिया, इनको बोल दिया बीटा, ठीक है। और गामा क्या है, बृहद स्तर पर या वैश्विक स्तर पर प्रजातियों की कुल संख्या, ठीक है। तो प्रजातियों की कुल संख्या वैश्विक स्तर पर वो हम कैसे बोलेंगे, उसको बोला गया क्या, गामा, क्या गामा। और गामा होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो इन दोनों में मिला के कंप्लीट जो कितनी प्रजातियां हैं, तो उनको हम बोलेंगे वो क्या जाएगा, गामा। और वो कितना है, 1 2 3 4, इधर ये 2 और है, 5 और 6 एक्स्ट्रा, तो इसको बोल गया अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा। और गामा की वैल्यू कितनी है सर, 6, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आपको कि गामा तो क्या, इन दोनों में कुल कितनी प्रजाति है, कंप्लीट प्रजातियां, तो उनका संख्या हो गई, बीटा एक से दूसरे में ट्रांसफर हुए की संख्या हो गई, और अल्फा जिसमें खुद की संख्या है। ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई। तो जैव विविधता का मापन भी आपका अच्छे से क्लियर हुआ। उसके बाद देखो, भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं। अब जैव विविधता के हॉटस्पॉट का मतलब क्या है, पहले ये समझो। जैव विविधता तप्त स्थल इसको बोलते हैं, ऐसी जगह जहां पर जैव विविधता मैक्सिमम पाई जाती है, ठीक है। और जैव विविधता मैक्सिमम ज्यादा होगी, वहां का एनवायरनमेंट उतना हेल्दी रहेगा, वहां का फूड साइकिल उतना अच्छा रहेगा, फूड चेन उतनी अच्छी रहेगी, ठीक है। और जहां पर जैव विविधता हेल्दी तो है सर, लेकिन क्या है कि वर्तमान में उसका अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। वहां पर कई ऐसी प्रजातियां जो केवल वहीं पाई जाती है और आज वो विलुप्त हो चुकी है, वो कहीं और मिलेगी भी नहीं आपको पूरे विश्व में। और वहां पर वो प्रजातियां विलुप्त हो गई तो कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए ऐसे स्थलों को अलग से आइडेंटिफाई करके नाम दिया जाता है जैव विविधता तप्त स्थल। ये जैव विविधता के क्या है, हॉटस्पॉट, ठीक है। तो ऐसी जगह जहां मैक्सिमम जैव विविधता रहती है और यहाँ संकट ग्रस्त जातियां भी रहती है जिनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा होता है, ठीक है। तो ऐसी जगह जो जहां पर केवल वो प्रजाति वहीं की है ज्यादातर, इस वजह से, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। अब जैव विविधता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए उनके तहत समझो, बस इतना सा याद रखना है। 2002 में जैव विविधता एक्ट आया था। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया सर, 2002 में। यह आपको रट लेना है, आपकी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और राजस्थान में कब आया जैव विविधता एक्ट, तो राजस्थान में जैव विविधता अधिनियम आया था सर 2010 के अंदर। राजस्थान वन नीति भी कब आई थी सर, 2010 में। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन भी कब किया गया सर, 2010 में। तो ये तीनों चीजें राजस्थान के लिए याद रखना। राजस्थान में जैव विविधता अधिनियम कब आया, 2010। राजस्थान वन नीति कब आई, 2010। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया, 2010। ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई एकदम। उसके बाद देखो, जैव विविधता को बचाने के लिए वैश्विक लेवल पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं उनको समझ लो। केवल इनके बारे में बेसिक पढ़ना है कि संस्थाएं कौन कब है, कब गठन हुआ है और क्या क्या है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ये कंजर्वेशन है ना बच्चों, सही कर लेना इसको यार, ठीक है, कंजर्वेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल, IUCN की फुल फॉर्म क्यों बोल रहा हूं मैं, ये एग्जाम में पूछता है सीधा। IUCN की फुल फॉर्म बताओ एनवायरनमेंट में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। मतलब प्रकृति के कंजर्वेशन के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था। ये क्या करता है, रेड डाटा बुक को जारी करता है। इसके द्वारा क्या जारी की जाती है बच्चों, रेड डाटा बुक, ठीक है। और इस रेड डाटा बुक में क्या होता है, संकटग्रस्त जो भी फ्लोरा और फौना हो ना, मतलब पेड़ पौधे हुए या जीव जंतु हुए, उनकी सूची जारी की जाती है। और इस रेड डाटा बुक में उनको साइन दिया जाता है। जैसे लाल, याद रखना दो चीजें इंपॉर्टेंट आएंगी, ठीक है।
अब इसमें कैसे याद रखना है ये चीज आप समझो। रेड कलर से जो रेड डाटा बुक है ना, इसमें रेड कलर से तो किसको बताया जाएगा, संकटग्रस्त जातियों को, संकटग्रस्त जातियों को, ठीक है, प्रजाति जो जो स्पीशीज संकटग्रस्त है। और ब्लैक कलर से जो विलुप्त हो चुकी है, तो इसमें आएंगी ये विलुप्त प्रजातियां, ठीक है। तो ये दोनों चीजें भी आपको अच्छे समझ में आई कि आईयूसीएन का गठन कब हुआ, 1948 में। आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका जारीकर्ता कौन है सर, रेड डाटा बुक। और इसमें क्या है, संकटग्रस्त फ्लोरा और फोना की सूची है। फ्लोरा क्या है, पेड़ पौधे, फोना क्या है, जीव जंतु। और इसमें रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है संकटग्रस्त जातियों को, और ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करते हैं हम विलुप्त प्रजातियों को। तो ये चीज समझ में आई जैव विविधता के लिए। दूसरी चीज क्या है, साथ में एक WWF का नाम आपने बहुत सुना होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। तो ये वन्य जीवों के लिए तो विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण और साथ में क्या, वन्य जीव संरक्षण, क्योंकि वन्य जीव भी एक तरीके से पर्यावरण का ही पार्ट है, इसके लिए कार्य करता है। और WWF का गठन कब हुआ, 1961 में। और याद रखना ये गैर सरकारी है, ठीक है। आईयूसीएन तो गवर्नमेंट का है, लेकिन ये गैर सरकारी संगठन है। कौन, WWF। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई। उसके बाद आता है साइट्स, CITES, ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेगर्ड स्पीसीज, की जो विलुप्त प्रजातियां हैं उनके व्यापार ना हो, उनका ट्रेड ना हो, तो पौधे और जीव जंतुओं के अस्तित्व को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरे में न डाला जाए। इस पर निगरानी कौन रखता है, साइट्स। और साइट्स का गठन कब हुआ था, 1975 में। तो साइट्स आपका क्लियर हो गया। तो ये तीन चीजें क्लियर। उसके बाद में चौथा कौन आता है हमारा, ट्रैफिक। कौन आता है, ट्रैफिक, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना, FAUNA, ये फ्लोरा है, FLAURA। तो ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना, इसका फुल फॉर्म है किसका, ट्रैफिक का। ये गैर सरकारी संगठन है जो किस पर निगरानी रखता है, वन्य जीवों के व्यापार पर निगरानी रखता है। कौन रखता है सर, ट्रैफिक। उसके बाद आता है UNCBD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। UNCBD किस में आया था, हमारे रियो सम्मेलन में। कब आयोजित हुआ था, 1992 में। इसके तहत UNCBD का गठन किया गया। ये भी इसी के तहत काम करता है। और इसके तहत भी कोप होते हैं, जैसे UNFCCC के अलग से आपके कोप हुआ करते ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन हुआ करते थे, वैसे के वैसे इसके कोप होते हैं। और इसका जो कोप 16 हुआ था वो 2024 में हुआ था। कहाँ पे, केली नामक जगह पर। वो कहाँ है, कोलंबिया में। तो केली कोलंबिया में UNCBD का लेटेस्ट कोप हुआ है। ये करंट का क्वेश्चन है, तो आपसे पूछ सकता है। अब देखो, ये तो गया, ठीक है, कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के लिए वैश्विक लेवल पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अब जैव विविधता के लिए एक चीज समझो, एक सबसे बड़ी चीज बनाई जाती है जैव मंडल, कि वहां पर ना जीव सुरक्षित रह सके। अब इसको कैसे बनाया जाता है, इसका एक है सर ट्रांजिशन जोन, एक है बफर जोन, एक है कोर जोन। तो जो सबसे आगे है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में क्या होता है कि आपको एक तरीके से इसमें विलेज फॉरेस्ट आते हैं हमारे, ठीक है, विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट में आप जानते हो ना, लोग लकड़ी कट करते हैं, कई लोग रहते भी हैं जंगल के इलाकों में। तो ये हो गए हमारे किसमें, ट्रांजिशन जोन में, जहां तक मानव आ जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसको ये ह्यूमन सेटलमेंट का जोन भी बोलते हैं, किसको, ट्रांजिशन जोन को। ये चीज समझ में आई। दूसरा आता है बफर जोन। बफर जोन में कौन सा आ जाएगा हमारा सर, बफर जोन में हमारा आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कौन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसके अंदर आपको घूमना अलाउ है, आप वॉक करने मतलब घूमने जा सकते हो। जिप्सी वगैरह में जो आप बैठ के जाते हो ना, तो वो बफर जोन में ही आपको घुमाते हैं। तो ये बफर जोन हो गया। उसके बाद आता है कोर जोन। कोर जोन में का हिस्सा होता है आपका नेशनल पार्क का। तो जब आप घूमने जाते हो तो ऐसे मत बोला करो रणथंभौर नेशनल पार्क वाले हिस्से में जा रहा हूँ, आप सेंचुरी वाले भी हिस्से में जा रहे हो घूमने। तो नेशनल पार्क, इसमें जीव जंतु इतने सुरक्षित होते हैं, या केवल आप साइंटिफिक गतिविधियों के लिए ही जा सकते हो, या फिर कोई जानवर कुछ हो गया उसके लिए आप जा सकते हो। बाकी कोर जोन में एंट्री की परमिशन नहीं होती। इसमें आप घूमने जा सकते हो, जंगल के भ्रमण के लिए। इसमें भी जानवर रहते हैं और इसके अंदर आप रह भी सकते हो, लकड़ी वगैरह काट सकते हो। तो ये तीन है। इसको ये किसका, जैव मंडल क्षेत्र का, जैव मंडल। और भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 18। कितने हैं, 18। उनमें से 12 किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है सर, यूनेस्को के द्वारा। तो याद रखना, भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, 18। उनमें से 12 किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है सर, हमारे यूनेस्को के द्वारा। उनमें नवीनतम कौन सा है, नवीनतम है पन्ना। और पहला बायोस्फीयर रिजर्व भारत का है नीलगिरी। तो ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखना है। नवीनतम बायोस्फीयर कौन सा है, पन्ना। पहला कौन सा है, नीलगिरी। कितने हैं, 18, है ना। और यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, 12। इतना बहुत है। अब अगला देखो, 34वां। अब जैव विविधता का संरक्षण के लिए ना मेन चीज समझने की कोशिश करो।
एक तो क्या होता है कि वन्य जीव है, उनको आप उनकी जगह पे संरक्षण दे दो, उनका जो जंगल है उसको छेड़ो मत, उस जंगल के साथ अपनी बाउंड्री बना लो और अपनी बाउंड्री बना लो, उस जंगल में एंटर मत करो। इसको हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, स्व स्थान, स्व यानी अपने। तो वन्य जीवों को अपने ही स्थान पर संरक्षण देना कि उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, जहां पर वो शुरू से रहते हैं, जो उनका प्राकृतिक आवास है, उसमें अगर आप वन्य जीवों को रख रहे हो ना, जैसे हमारा नेशनल पार्क हुआ, जंगल, ठीक है, वहां पर हम जाते हैं जानवरों को देखने, ठीक है, तो नेशनल पार्क हुआ या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हुई, तो ये वाले इलाके किसमें जाएंगे, स्व स्थान में, कि वन्य जीव जहां के उनको वहीं रखो। वही स्थानीय संरक्षण कौन सा होता है, जिसमें हम वन्य जीवों को, हमने देख लिया कि ये लास्ट स्पीशीज बची है, ये इसके अपने क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है, उसको हम ले आए, उसको हमने किसी जगह सुरक्षित करके रख दिया। जैसे हम जानवरों को, कईयों को लाते हैं चिड़ियाघर के अंदर, चिड़ियाघर में अगर संरक्षण दिया है तो वनस्पति उद्यान के अंदर संरक्षण दिया है या जीन बैंक में, तो ये सारी चीजें क्या है, ये नेचुरल है, नहीं है ह्यूमन है, मैन मेड, ठीक है। तो मैन मेड एनवायरनमेंट में अगर आप उनको रख रहे हो, ठीक है, सिक्योर करने के लिए, तो वो सारा होता है बहिस्थानीय संरक्षण। और इसमें संरक्षण क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर हम किसके लिए ला रहे हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, ठीक है, ताकि ये बच जाए, ठीक है। अब भारत में क्या क्या है ये चीज देख लो बस। नेशनल पार्क कितने हैं भारत में वर्तमान में, 106। नवीनतम कौन सा है सर, देहिंग और रायमोना, ये दोनों कहाँ है, असम के अंदर। तो भारत में 106 नेशनल पार्क है, जिसमें से नवीनतम है देहिंग नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क, ये कहां पर है, असम के अंदर, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इतना हुआ। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कितनी है भारत में, 572, याद रखनी इसकी संख्या, भारत में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 572। नवीनतम कौन सी है, करीमपुंजा केरल की, नवीनतम करीमपुंजा केरल की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्लियर, वन्यजीव अभयारण्य। बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, तो बायोस्फीयर देखो, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं हम इसको। ये भारत में कितने, 18, मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में। और भारत में यूनेस्को से मान्यता प्राप्त कितने हैं, 12। नवीनतम कौन सा था, पन्ना, ठीक है, और सबसे पहला कौन सा था, नीलगिरी। सारी चीजें मैंने आपको बता दी अभी लास्ट बार इसकी, ठीक है। वेटलैंड भारत में कितने, 80। अब देखो इनमें से कौन कौन सी चीजें, ये सारा एक तरीके से आपके ज्योग्राफी का पार्ट आ चुका है इसमें, एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये चीजें आपको बस याद रखनी, इनके नाम और इनका स्टेट। भारत में कितने रामसर साइट है, मैंने बोला 80, पहले 75 थे, 5 नए बना दिए। अब वो कौन कौन से नए, 80 तो अब याद करने से रहे, लेकिन 5 नए, उनमें से तो परीक्षा वाला पूछेगा, तो कौन कौन से, अंक समुद्र पक्षी रिजर्व कहाँ है, कर्नाटक में, अंक समुद्र है कर्नाटक में। अधनाशिनी कहां पर है, कर्नाटक में। मगधी केरे कहां है, कर्नाटक में, मगधी केरे कर्नाटक में। कराईवेट्टी कहां है, तमिलनाडु में। लॉन्गवुड कहां है, लॉन्गवुड और शोर, ठीक है, ये कहां है, तमिलनाडु में। फर्स्ट रामसर साइट स्थल कौन सा है सर, पहला रामसर साइट है चिल्का का। सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, सुंदरबन। और सबसे छोटा कौन सा है सर, रेणुका, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। तो ये कौन कौन से रामसर साइट है याद रखना है, सबसे छोटा है रेणुका हिमाचल प्रदेश वाला, सबसे बड़ा है सुंदरबन पश्चिम बंगाल का, पहला रामसर साइट चिल्का उड़ीसा है, उसको डिक्लेयर किया गया था, लॉन्गवुड शोल, क्लियर। तो ये सारी चीजें, भारत राजस्थान में कौन सा है, सांबर वाला, ठीक है, केवला देव। अब नेशनल पार्क देख लो कौन कौन से इंपोर्टेंट है भारत के, ये भी आपके ज्योग्राफी का हिस्सा है, लेकिन एनवायरनमेंट में भी आता है। जम्मू कश्मीर में डाचीगाम और हेमिस। और याद रखना, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कौन सा, हेमिस। उसके बाद कान्हा, माधव, बांधव, पेंच और कूनो, ये चारों कहाँ है, मध्य प्रदेश में, इनके नाम भी याद रखना है। महिम और संजय गांधी कहाँ है सर, महाराष्ट्र में, महिम और संजय गांधी महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद गिर, ठीक है, इसमें क्या जाता है, गिर और ब्लैक बक दोनों सेंचुरी कहाँ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, गुजरात के अंदर, ठीक है। और इंडियन वाइल्ड आस सेंचुरी जंगली गधे की, ठीक है, तो जंगली गधे का जो क्षेत्र है वो कहां पर है सर, गुजरात में, इनके लिए सेंचुरी। फूलों की घाटी, नंदा देवी और जिम कार्बेट, याद रखना कि जिम कार्बेट ना एक शिकारी हुआ करता था, और इसके नाम पे पहले नेशनल पार्क था भारत में, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। इसका नाम पहले हेले नेशनल पार्क था, बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, जिम कार्बेट। और वर्तमान नाम क्या है इसका, रामगंगा, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय और रेणुका, ग्रेट हिमालय और रेणुका दोनों नेशनल पार्क कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है सर, यूपी में, क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, हरियाणा।
सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा, और केवला देव राजस्थान, वो नेशनल पार्क है एक तरीके से पूरा। ठीक है, कर्नाटक में बात करूं तो बांदीपुर और नागरचोल, बांदीपुर और नागरचोल कहाँ है? कर्नाटक में। क्लियर, ये चीज समझ में आई। मुदुमुलई कहाँ है? तमिलनाडु में, मुदुमुलई नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। पेरियार, कुमारकोम, इडुक्की और साइलेंट वैली, इंपॉर्टेंट है साइलेंट वैली भी, एग्जाम्स में आता रहता है। तो पेरियार, कुमारकोम, इडुक्की और साइलेंट वैली, ये चारों कहाँ है? केरल में। और यहीं पे क्या पाए जाते हैं? हाथी, साइलेंट वैली साइड क्या पाए जाते हैं बच्चों? हाथी। उसके बाद इम्फाल नेशनल पार्क कहाँ है? मिजोरम में। ठीक है, केबुल नामजाओ कहाँ है? मणिपुर में। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? मतलब इसमें क्या है? पानी है, पानी के ऊपर कुछ टापू जैसे हैं, कुछ ऐसे हैं, मतलब पतली परत है जमीन की, और वो तरीके से तैरती रहती है, इसलिए इसको तैरता हुआ नेशनल पार्क बोला जाता है। और ये कहाँ पर है? हमारे मणिपुर के अंदर, और इसका नाम है केबुल नामजाओ नेशनल पार्क। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई। नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ है सर? मेघालय में। नोकरेक मेघालय में, इम्फाल मिजोरम में। ठीक है, इम्फाल नेशनल पार्क मिजोरम में नहीं है, मणिपुर में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी की राजधानी है इम्फाल। ठीक है, अब देखो असम, काजीरंगा क्या है? एक सींग वाला गेंडा, उसको बोला काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर? एक सींग वाला गेंडा। मानस, काजीरंगा और मानस, ये जो नेशनल पार्क है ना, ये कहाँ है सर? असम में। और इसमें क्या पाया जाता है? काजीरंगा में एक सींग वाला गेंडा। कंचनजंगा सिक्किम में है, सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। अब देखो, जंगल के लिए कुछ संस्थान है, एफआरआई कहाँ है? देहरादून में। इसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसी के द्वारा क्या की जाती है? आपकी वन गणना। ये हर 2 साल में जो आपकी वन गणना है ना, उसकी रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। कभी आप देखना, बहुत सुंदर है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के अंदर है। ठीक है, राष्ट्रीय वन्यजीव प्राधिकरण कहाँ है? नेशनल वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी चेन्नई के अंदर है। राष्ट्रीय प्राणी सर्वेक्षण कहाँ है? नेशनल एनिमल सर्वे कोलकाता के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा जंगल के लिए कौन कौन से आंदोलन हुए थे उनको भी देख लो। 1970 में जंगल को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। 1971 में ईरान के रामसर में लोग इकट्ठा हुए थे, और वेटलैंड वगैरह इनके लिए क्रियाविधि बनाई गई थी, तो 1971 में इसको रामसर समझौता बोलते हैं। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया, अधिनियम। और वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। याद रखना, एक्ट बना दिए। वन्य जीवों के लिए कब आया? वन्य जीवों के लिए 1972 में, कि हमें वन्य जीवों को बचाना है और ये हमारा जिम्मेदारी है, इसलिए इसको नियम बना दिया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। ये अधिकरण नहीं है, इन्हें बोला गया है अधिनियम। ठीक है, एक्ट। तो और वाइल्ड लाइफ के लिए कब आया? वन के लिए कब आया? फॉरेस्ट के लिए 1980 में। ठीक है, तो 1972 1980 दोनों सन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। भारतीय वन नीति की बात करूं तो 1894 में पहली आई थी, 1952 में दूसरी आई। इसको आजादी बाद पहली वन नीति बोला गया। इसी में हमने टारगेट रखा था कि 33% हिस्से पर वन होने चाहिए। और उसके बाद तीसरी कौन कब आई? 1988 में, 1988 में। ठीक है, 22 मार्च को मनाते हैं हम जल दिवस। याद रख लो, दिवस भी इतने आसानी से याद हो जाएंगे। 22 मार्च को जल, जल कहाँ है? पृथ्वी पर, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। क्लियर, जल कहाँ है? पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर जल को कौन पिएगा? जीव। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। और 5 जून को मैंने बताया था कि स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस। और 16 सितंबर को क्या है सर? ओजोन दिवस। 16 सितंबर को क्या है? ओजोन दिवस। और ये आपके कंप्लीट एनवायरनमेंट होता है। अब ये सारी चीजें हमने क्यों पढ़ी? ताकि हम समझ सके अपने पर्यावरण से रिलेटेड हमारी क्या जरूरत है, हमें क्या पर्यावरण का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। वो मैंने फिर बताया कि इसमें पर्यावरण का मैनेजमेंट अप्लाई करके आपके मेंस में पूछा जाता है, यूपीएससी हो या आरपीएससी का हो, है ना। और इसके लिए जरूरी क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट तब पता चलेगा जब मिसमैनेजमेंट कहाँ हो रहा है, और मिसमैनेजमेंट तब पता चलेगा जब उस चीज का हमें ज्ञान हो। बाकी इसी के साथ धन्यवाद।